नमस्कार साथियों, मैं हूं अन्ना मिश्रा। आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आपका एक नया सब्जेक्ट है जो कि है आर्ट एंड कल्चर। और उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करेंगे जिस तरह से हमेशा से करते आ रहे हैं। और हमारे कुछ साथी जो हैं व्यू देख के जो है उन्हें लगता है कि ये माल में जो है दम नहीं होगी। ऐसी कोई बात नहीं है साथियों। मैं थोड़ा सा लेट तो नहीं निकला था, दोबारा से मेरा चैनल हैक हो गया तो दोबारा से बनाया है। और कॉम्पिटिटर जो है काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, तो मेरा माल जो है चलेगा ज़रूर, टेंशन ना लो। दम है मटेरियल में। इससे पहले लगभग मेरे जब चैनल हैक हुआ तो 1 लाख लगभग 41 से 47 हज़ार के बीच में सब्सक्राइबर थे। लेकिन जब हैक हो गया किसी कारण से तो ज़िंदगी मेरी समझ पा रहे हैं क्या हो गया, कटोरा हाथ में आ गया था। नए सिरे से शुरुआत की है तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है कि कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा आ गए हैं। और यूट्यूब जो है शक्ल नहीं देखता है, वो नाम बिकता था। तो वो अनुराग मिश्रा के नाम से वो चैनल चलता था। वो जब हैक हो गया तो अभी मैं अनुराग मिश्रा के नाम से फिर से फेमस करना पड़ेगा। अब मेरे नाम से ही कोई और बना ले तो वो अनुराग मिश्रा नहीं बन पाएगा। मतलब वो अपने आप में ही एक चीज़ होती है। मीटा डेटा कैसे काम करता है वो अलग चीज़ है, किसी से हम डिटेल में समझा देंगे। तो हल्के में ना लिया करें। अगर कम व्यू हैं तो ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में ज़्यादा नहीं होंगे, ज़्यादा भी होंगे, सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे होंगे। लेकिन आप थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए। मटेरियल इतना दमदार देने वाला हूँ जो मुझे उम्मीद है कि आपको कहीं पर भी और नहीं मिलेगा। तो ये आर्ट एंड कल्चर नहीं कि कला एवं संस्कृति का वीडियो है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आनंद आएगा और आपको लाभ भी मिलने वाला है। तो बता दूं, चैनल पे लगभग सारे सब्जेक्ट मैं कंप्लीट कर ही दूंगा। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, मध्य प्रदेश पीसीएस हो, आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, आपका यूपीएसआई, एमपीएसआई, हरियाणा एसआई, यानी कुछ भी आपको एक्सरसाइज चाहिए सब कुछ आपको यहीं चैनल पे मिलने वाला है। जल्दी मैं अपना एक छोटी सी टीम बनाने वाला हूँ, वो जल्दी से जो है चैनल पे आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आगे की चीज़ें जो है आप तक वो जो है अच्छी क्वालिटी में पहुँचती रहेंगी। जिस अभी जो मिल रहा है उससे और अच्छी क्वालिटी होगी। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आपका कला एवं संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर। अंग्रेजों की भाषा में इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? आर्ट एंड कल्चर। समझते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि हम लोग यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और उम्मीद है ये जो क्लास है पेड होने वाली है आने वाले समय में। यानी कि अभी जो आपको मैं कुछ दे दूंगा उसके बाद एक नीचे लिंक होगा, उस पर आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद बाकी का मटेरियल जो है आपको पूरा का पूरा आप तक पहुँच जाएगा। तो कला एवं संस्कृति कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर जो है क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं, यहाँ पर देने वाला हूँ मैं आपको कला एवं संस्कृति के बारे में। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर जिसको हम बोलते हैं। कला एवं संस्कृति का एक परिचय लेंगे हम छोटा सा। भारतीय संस्कृति के बारे में बात करेंगे। स्थापत्य और वास्तुकला के बारे में बात करेंगे। स्थापत्य कला क्या है एक छोटा सा परिचय लेंगे। प्राचीन भारत की स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे। मौर्यकालीन स्तूप, गुफाएं एवं मंदिरों के बारे में बात करेंगे। मध्यकालीन स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे। प्रांतीय स्थापत्य शैलियों के बारे में बात करेंगे। मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे। आधुनिक स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे मूर्ति कला के ऊपर। तो मूर्ति कला में भारतीय मूर्ति कला का विकास क्रम देखेंगे। मौर्यकालीन मूर्ति कला देखेंगे। गुप्तकालीन मूर्ति कला देखेंगे। दक्षिण भारतीय मूर्ति कला देखेंगे और मध्यकालीन भारतीय मूर्ति कला देखेंगे। उसके बाद हम आगे अब बढ़ जाएंगे, वो हो जाता है आपका आधुनिक मूर्ति कला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम जो आगे इसमें बढ़ेंगे तो वो हो जाता है आपका चित्रकला। चित्रकला के बाद हम बात करेंगे चित्रकला के रूप एवं अंग। ठीक है, उसके बाद चित्रकला के रूप एवं अंग, भारतीय चित्रकला का विकास क्रम हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। शास्त्रीय कला के प्रमुख केंद्र देखेंगे। पूर्व मध्यकालीन चित्रकला देखेंगे। मध्यकालीन भारत की चित्रकला देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें बात करेंगे। औपनिवेशिक चित्रकला के बाद लोक चित्रकला। ठीक है, आधुनिक भारत के प्रमुख चित्रकारों के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बात करेंगे इसी में हस्तशिल्प के बारे में। प्राचीन कालीन हस्तशिल्प देखेंगे, प्रमुख हस्तशिल्प देखेंगे। वस्त्र रूपांकन की विधियाँ देखेंगे। ठीक है, संगीत के बारे में आगे बढ़ेंगे। भारतीय संस्कृति का विकास क्रम देखेंगे। भारतीय संगीत के रूप देखेंगे। शास्त्रीय संगीत के अंग देखेंगे। शास्त्रीय संगीत के घराने देखेंगे। भारत की प्रमुख संगीत विभूतियाँ देखेंगे। लोक संस्कृति के बारे में बात करेंगे आपका संगीत के बारे में। इसके बाद नृत्य यानी कि नाच के या डांस के बारे में बात करेंगे। भारतीय नृत्य कला देखेंगे। भारत के शास्त्रीय नृत्य देखेंगे। भारत के प्रमुख लोक नृत्यों का राज्यवार विवरण देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जनजातीय नृत्य के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे रंगमंच एवं सिनेमा के बारे में। रंगमंच के बारे में बात करेंगे। प्राचीन कालीन शास्त्रीय नाटक एवं नाटककार के बारे में बात करेंगे।
आधुनिक रंगमंच, लोक रंगमंच के बारे में बात करेंगे, कठपुतली के बारे में बात करेंगे, सिनेमा के बारे में बात करेंगे। आगे हम बढ़ जाएंगे पारंपरिक मार्शल कलाओं के बारे में। ठीक है, मार्शल कलाएं क्या हैं, परंपरागत भारतीय मार्शल कलाओं के बारे में यहाँ पर डिटेल से जानने वाले हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे प्रमुख भाषाएं, साहित्य के बारे में, भारत की प्रमुख भाषाएं, भारत की प्रमुख लिपियों के बारे में बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे धर्म एवं संस्कृति के बारे में, यानी कि दर्शन के बारे में, हिंदू धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म। ठीक है, इसके बाद भारतीय दर्शन का स्वरूप एवं विकास क्रम देखेंगे। इसके बाद हम प्रमुख मेले देखेंगे, प्रमुख पर्व देखेंगे, पूर्वोत्तर की जनजातियों के पर्व देखेंगे, प्रमुख उत्सव एवं समारोह देखेंगे, प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान देखेंगे, भारत के प्रमुख तीर्थ स्थल व उनका विकास देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तीर्थ स्थलों के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। कला एवं संस्कृति, एक छोटा सा परिचय लेते हैं पहले। कला क्या है और संस्कृति क्या है, उसकी परिभाषाएं देखेंगे। भारतीय लोगों के द्वारा क्या इसकी परिभाषाएं दी गई हैं, कुछ विदेशी लोग हैं या फिर कुछ ऐसी संस्थाएं, उन्होंने इसकी क्या परिभाषा दी है, तो उसके बारे में हम छोटा सा परिचय यहाँ पर लेने वाले हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। कला एक परिचय देखते हैं सबसे पहले संस्कृति के बारे में। ठीक है, तो सामाजिक प्राणी होने के कारण हम लोग कौन है, सामाजिक प्राणी। आप लोग जानते हैं बिना समाज के, यानी कि बिना लोगों के बीच में घुले मिले हम जीवित नहीं रह सकते। तो सामाजिक प्राणी होने के कारण मानव समाज की एक विशिष्ट कला एवं क्या होती है, संस्कृति होती है। कला एवं संस्कृति में परस्पर पूरक क्या होता है, संबंध होता है। इसके अवयव स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं किए जा सकते। फिर से बता दूं, जो मानव होता है या कहें जो हम लोग जो हैं, कौन है, सामाजिक प्राणी है। समाज में उठते बैठते हैं, घुलते मिलते हैं, और हमारी अपने मानव समाज की एक विशिष्ट जो है कला होती है और एक संस्कृति होती है। मान लीजिए हम किस तरह से पूजा करते हैं, मान लीजिए हम किस तरह से बोलते हैं, मान लीजिए हमारा किस तरह का पहनावा है, मान लीजिए हमारे हम किस तरह के दिखते हैं, ये सारी अपनी आप में एक क्या है, कला है। मान लीजिए हमारा घर किसी और तरह का, मान लीजिए हमारे शहर में किसी और तरह के, मान लीजिए हमारा जो है डांस करने का स्टाइल अलग है, मान लीजिए हमारे शहर में जो है गाना जो गीत है, लोक नृत्य वगैरह है, वो अलग स्टाइल का होता है। तो इस तरह की चीज़ें क्या है, सामाजिक प्राणी होने के कारण मानव समाज की एक विशिष्ट कला एवं संस्कृति होती है। और साथ ही जो कला और संस्कृति होती है, यानी कला एवं संस्कृति आपस में क्या होते हैं, पूरक संबंध होता है दोनों का, और इनके अवयव स्पष्ट रूप से विभाजित या कहें बांटे नहीं जा सकते या फिर अलग नहीं किए जा सकते। फिर भी कला के अंतर्गत हम नृत्य रख देते हैं। फिर से बता दूं, फिर भी कला के अंतर्गत हम नृत्य रख लेते हैं, गीत संगीत के बारे में बात कर लेते हैं, वास्तुकला के बारे में बात कर लेंगे, चित्रकला के बारे में बात करेंगे, नाट्य कला के बारे में बात करेंगे, साहित्य के बारे में बात कर लेंगे। इसके बाद संस्कृति की अगर बात करें तो संस्कृति के अंतर्गत हमारा धार्मिक मान्यताएं देख लेंगे, विश्वास देख लेंगे, रहन सहन देख लेंगे, खान पान देख लेंगे, वस्त्र आभूषण आदि को शामिल किया जाता है। फिर से बता दूं, जैसे कि कला के अंतर्गत क्या करते हैं, हम नृत्य देख लेंगे, मान लीजिए कोई डांस वगैरह करता है, किसी क्षेत्र का विशेष नृत्य है, मान लीजिए गीत संगीत देख लेते हैं, कोई भोजपुरी है, कोई तमिल है, कोई तेलुगु है, कोई किसी तरह से गाना गाता है, कोई किसी तरह से। वास्तुकला देख लेते हैं, चित्रकला देख लेंगे, ठीक है, नाट्य कला देख लेंगे, ठीक है, एवं साहित्य के बारे में बात करेंगे। भाई संस्कृति के अंतर्गत क्या मान लीजिए, धार्मिक मान्यताएं। मान लीजिए कुछ लोग कैसे मानते हैं, मान लीजिए हम लोग हैं मतलब मुस्लिम समुदाय है, तो वो क्या समझता है, अपनी जो है नीचे की जो है दाढ़ी होती है, दाढ़ी रखना पसंद करता है। कुछ लोग जो होते हैं, राजपूत समाज होता है, वो मूछ रखना पसंद करते हैं। क्रिश्चियन जो होते हैं वो अपना जो है कुछ नहीं रखते हैं, मतलब जब चर्च वगैरह में जाते हैं तो चर्च में वो किसको मानते हैं, ईसा मसीह को मानते हैं, और हर संडे को चर्च जाना पसंद करते हैं। मुसलमान जो है फ्राइडे की बात करें, जिसको हम जुमे के नमाज बोलते हैं, तो जुमे और जुमेरात, जुमा मतलब बृहस्पति होता है, और नहीं, जुमा जो होता है शुक्रवार होता है, जुमेरात जो होती है बृहस्पति होती है। तो जुमा और जुमेरात जो होती है, जुमा की जो नमाज होती है वो उनकी होती है, यानी कि वो सब लोग शामिल होते हैं, तो वो एक मान्यता है, वो नमाज पढ़ते ही पढ़ते हैं। इस तरह से हिंदू धर्म में मान लीजिए कोई व्रत रखता है, कोई कुछ रखता है, कोई कुछ होता है, तो इस तरह की चीज़ें, तो वो क्या है, हमारी धार्मिक मान्यताएं, हमारा विश्वास है कि हम व्रत रखेंगे, या फिर हम रोजे रखेंगे, या फिर हम संडे को चर्च जाएंगे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे। तो वो क्या है हमारी, वो क्या है,
वो हमारी किस में आ जाती है, संस्कृति में आ जाती है। अब संस्कृति में क्या आ जाती है, हमारा रहन सहन आ जाता है, हम किस तरह से रहते हैं, हमारा खान पान आ जाता है। कुछ लोग मुर्गा खाते हैं, कुछ लोग जो है शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग जो है आपका मतलब अब दारू की बात नहीं करेंगे कि भैया दारू वाले किस में आते हैं, वो अलग चीज़ है। वहीं वस्त्र और आभूषण इसमें शामिल कर लिए जाते हैं, ठीक है। यह जरूरी नहीं कि एक देश में समान कला एवं संस्कृति हो। मान लीजिए कि आप पाकिस्तान में, मान लीजिए अमेरिका में चले जाते, पाकिस्तान तो क्यों है, पाकिस्तान के बारे में गलती से बात न किया करना ज़्यादा सही है। मान लीजिए अमेरिका में जैसे हम कदम रखते हैं, मान लीजिए अमेरिका में जैसे प्रवेश किया, अब ये नहीं कि पूरा देश जो है, जिस तरह का हमने एक अमेरिकी व्यक्ति देख लिया, वो जिस तरह का पहने हैं वो पूरा देश पहना हुआ होगा। या मैंने मान लीजिए कोई अमेरिकन जो है भारत में आया, भारत में देखा उसने कुर्ता पजामा और महिलाएं जो है लहंगा और चुनरी पहनी हुई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा देश में वही जो है पहनावा होगा, वो जो बोल रहा है पूरे देश में होगा, वो जो खा पी रहा है पूरा देश का व्यक्ति खाता और पीता होगा, ऐसा नहीं है। मैंने क्या बताया, यह जरूरी नहीं कि एक देश में समान कला एवं संस्कृति मौजूद हो। एक ही देश में अलग अलग प्रकार की कलाएं एवं संस्कृतियां मौजूद हो सकती हैं, फिर भी इन विविधताओं यानी कि इस तरह की अलग अलग होने के बाद, मतलब अलग हम भाषा बोलते हैं, अलग हमारा पहनावा, अलग हमारा खान पान है, अलग हमारी बोलचाल है, इन विविधताओं के अलावा इन विविधताओं के मध्य कुछ ऐसे पॉइंट या कहीं ऐसे बिंदु होते हैं जो इनको एकता के सूत्र में बांधते हैं, ठीक है। तो हम भारतीय लोग, क्योंकि जब हमारा संविधान है वो शुरू होता है तो वहाँ पर साफ लिखा हुआ है हम भारतीय लोग, ठीक है। तो ये हम अलग भाषा जरूर बोलते हैं, अलग हमारा खान पान जरूर है, हम जो है अलग हमारा पहनावा, लेकिन हम भारतीय होने के नाते क्या करते हैं, हम अपने आप को एक मानते हैं और हमेशा मानते रहेंगे। तो मैंने क्या बताया कि एक ही देश में अलग अलग प्रकार की कलाएं एवं संस्कृतियाँ मौजूद होती हैं, फिर भी इन विविधताओं के मध्य कुछ ऐसे पॉइंट या कहीं ऐसे बिंदु होते हैं जो इनको एकता के सूत्र में बांधते हैं, और ये सूत्र राष्ट्र में विविधता में एकता या कहें अनेकता में एकता स्थापित करते हैं। तो भारतवर्ष इसका जो है जीवंत या कहें जीता जागता उदाहरण है, जो कि एकता अनेकता में एकता का क्या है, जीता जागता उदाहरण है। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में हिंदू भी मिलेंगे, मुसलमान भी मिलेंगे, क्रिश्चियन भी मिलेंगे, यानी सिख भी मिलेंगे, ईसाई भी मिलेंगे, जैन भी मिलेंगे, बौद्ध भी मिलेंगे, ओणम मनाने वाला भी मिलेगा, यहाँ पर दिखा दीजिए, मतलब नवरात्रि मनाने वाला भी मिलेगा, ओणम मनाने वाला भी मिलेगा, आपका बुद्धम शरणम गच्छामि यानी कि आपका हनुमान जी क्या बोलते हैं इसको, हनुमान नहीं मतलब गांधी जयंती मनाने वाला भी मिलेगा, गांधी जी को गाली देने वाला भी मिलेगा, उसका अलग त्यौहार आता है, मतलब क्या बोलते हैं जो महात्मा बोलते हैं उनकी जयंती मनाने वाले अलग मिलेंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि जो बोलते हैं। आपको लोहड़ी जो होती है, वो लोहड़ी बनाने वाले जो पंजाबी होते हैं, क्रिश्चियन जो है हमारे क्रिसमस मनाने वाले होते हैं, आपका जो है गणेश चतुर्थी मनाने वाले हिंदू होते हैं, दीपावली मनाने वाले, होली मनाने वाले, जन्माष्टमी मनाने वाले, आपका बसंत पंचमी मनाने वाले, और इस तरह की चीज़ें हमारे देश में क्या है, ये विविधताएं हैं, यानी कि हम अलग अलग बोलचाल है, हमारी अलग अलग त्यौहार है, हमारा अलग अलग खान पान है। उन विविधताओं के बाद भी हम क्या करते हैं, अनेकता में एकता क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। और इसका जो है भारत देश क्या है, इसका एक जीता जागता उदाहरण है। क्लियर हुआ, क्या है, जीता जागता उदाहरण। चलिए समझ में आया ना। चलिए अब हम थोड़ा सा संस्कृति के बारे में बात करते हैं, थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं इसकी, संस्कृति, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कल्चर। व्याकरण की दृष्टि से संस्कृत शब्द का अगर बात की जाए, ये जो संस्कृत शब्द हैं, व्याकरण की दृष्टि से यानी कि ग्रामर की दृष्टि से संस्कृत शब्द का या संस्कृत शब्द का मतलब या कहें अर्थ अच्छी स्थिति या कहें श्रेष्ठतर स्थिति होता है। फिर से बता दूं, व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए, ग्रामर की दृष्टि से देखा जाए तो संस्कृत का मतलब होता है, संस्कृत मतलब होता है अच्छी स्थिति या कहें श्रेष्ठतर स्थिति, ठीक है, संस्कृति मतलब। लेकिन भारतीय चिंतन धारा में संस्कृति को आचार विचार के पर्याय के रूप में देखा जाता है कि भारत की संस्कृति कैसी है, तो आचार विचार कैसे हैं, इसके पर्याय में या पर्यायवाची के रूप में देखा जाता है। वहीं संस्कृति की वर्तमान संदर्भ में अगर देखी जाए या कहें वर्तमान में जो हम 2021 में चल रहे हैं, 2022 में चल रहे हैं, तो वर्तमान संदर्भ में अंग्रेजी कल्चर के आधार पर देखा जाए, अंग्रेजी कल्चर या कहें अंग्रेजों की
हिसाब से देखा जाए तो अंग्रेजी शब्द है जिसको हम कहते हैं कल्चर। तो कल्चर शब्द के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका मतलब जो होता है, इसका संबंध जो होता है परिष्कार करना या ठीक करने से है। फिर से बता दूं, कल्चर अगर अंग्रेजी भाषा में अगर देखें, कल्चर शब्द को अगर हम सही से देखें, उसका अर्थ निकालें तो इसका क्या मतलब निकलता है, इसका संबंध जो है परिष्कार करने या कहें ठीक करने से है। अगर दो शब्दों की परिभाषा पूछी जाए कि संस्कृति होती क्या है, ग्रामर की दृष्टि से आपने बता दिया या व्याकरण की दृष्टि से बता दिया कि इसका मतलब जो होता है अच्छी स्थिति या श्रेष्ठ स्थिति होता है। भारतीय चिंतन धारा में संस्कृति को आचार विचार के पर्यायवाची के रूप में, पर्याय के रूप में देखा गया। अंग्रेजों की भाषा में जो कि शब्द आता है संस्कृति मीन्स कल्चर, तो कल्चर का जो अर्थ होता है परिष्कार या कहें ठीक करने से होता है। वहीं दो शब्दों की अगर परिभाषा या दो लाइनों या कहें एक दो लाइन में हम कहें कि संस्कृति की परिभाषा सुनाइए तो क्या बनती है, तो आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो कहेंगे कि मानव इतिहास के बीते हुए युगों एवं समय की समग्र रचना को हम क्या कह देते हैं, संस्कृति कह देते हैं। फिर से बता दूं कि मानव कभी समय कैसे थे, बंदर था, बंदर के बाद वो अंदर आया भारत देश में, मतलब अंदर नहीं, बंदर बनने से लेके वो इंसान बनने तक की प्रक्रिया थी। उस तक के समय काल से लेके आज हम इतने मॉडर्न हो गए हैं, एक विकसित जो है जब हम बन गए, बहुत ज़्यादा विकसित हो गए, उस समय से लेके आज के समय तक का समग्र रचना को हम क्या कहते थे, संस्कृत कहते थे। फिर से बता दूं, मानव इतिहास के बीते हुए युगों एवं वर्तमान समय की समग्र रचना को संस्कृति कहा जाता है। मान लीजिए जब हम छोटे थे, मान लीजिए जब हम 1 साल के हुआ करते थे, फिर हम 2 साल के हो गए, 10 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 60 साल के हो गए। उसके बाद हमारी जो है कहानी ख़त्म हो गई, हम ख़त्म हो गए। हमने कुछ, जब हम 1 साल के हुए होंगे तब हम पैदा हुए होंगे, हमने जो है कुछ अपनी यादें बनाई होंगी। हमारे माँ बाप जो हैं पहले दिन को याद करते होंगे कि हमारा एक लड़का हुआ, पुत्र की प्राप्ति हुई, हमने जो है जितनी भी वहाँ पे जो थी तो हॉस्पिटल में किसी को इनाम दिया, कुछ दिया, तो वो एक क्या बन गया, एक जो है मान लीजिए मोटी सी याद बन गई, हमारा जो इतिहास बन गया एक तरह से। एक मान लीजिए हम 2 साल के हुए, हमने जो है थोड़ा सा खड़ा होना सीखा, हमने तो चलना सीखा। फिर भी 10 साल के जब हम हो जाते हैं तो हमने जो है एडिक्शन करने के बाद तीसरी चौथी क्लास में पहुंच जाते हैं। फिर 20 साल में जो मान लीजिए मोटा मोटी हमने ग्रेजुएशन कर लिया, फिर 30 साल में आ जाते हैं, हम शादी करके हम एक बच्चा भी कर लिए हैं। तो इस तरह से लेके हमारा जो इतिहास का जो क्रम है, मान लीजिए हमने कोई बिल्डिंग बनाई, मान लीजिए हमने कोई जो है मतलब कोई मकान बनवाया है, मान लीजिए वो एक तरह से वास्तुकला के रूप में देखा जाएगा। अब इसी तरह से हम बहुत समय पहले चले जाए, बहुत समय पहले कि आज से 20,000 साल पहले, 30,000 साल पहले, तो जब हम बंदर हुआ करते थे, बंदर होने के समय की हम बात करें तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि भीमबेटका ले लीजिए, या फिर मान लीजिए आपका हड़प्पा कालीन संस्कृति की तरफ चले जाइए, वहाँ पर आप कुछ देख लीजिए। वहाँ की जो है हड़प्पा कालीन संस्कृति में जो सबसे प्रमुख जो है नगर नियोजन आप देख सकते हैं। मान लीजिए आप जो है उत्तर वैदिक काल में चले जाइए, आप वैदिक काल में चले जाइए, आप बौद्ध धर्म की तरफ चले जाइए, जैन धर्म की तरफ चले जाइए, आप जो है मौर्योत्तर काल की तरफ चले जाइए, मौर्य काल की तरफ चले जाइए, आप गुप्त काल की तरफ चले जाइए, आप कहीं पर भी चले जाइए, वहाँ पर इतिहास में कुछ न कुछ हुआ होगा, कोई बिल्डिंग बनी हुई होगी, कोई ऐसा सिक्का चला होगा, कोई ऐसा जो है भाषा होगी, कोई ऐसा पहनावा होगा, कुछ ऐसा खान पान होगा, कुछ ऐसी स्थिति होगी। तो वहाँ का जो इतिहास है, वहाँ से लेके आज तक का वो समग्र जो कुछ भी होगा, यानी कि मानव का जो बीता हुआ समय है, मानव का बीता हुआ इतिहास है, वो बीते हुए युगों और वर्तमान समय की समग्र रचना की, यानी कि जो कुछ भी उसने रचना की है, जो कुछ भी बनाया है, उन सभी को क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। क्लियर हुआ, क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। ठीक है, तो संस्कृति पर कुछ प्रमुख विचारक देख लेते हैं, कुछ हमारे जो है अंकल। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अगर अनुसार बात की जाए तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार पूछा जाता है कि संस्कृति की परिभाषा क्या है, तो संस्कृति कला एवं मानव की बौद्धिक उपलब्धियों का सामूहिक रूप है।
फिर से बता दूं, संस्कृति कला एवं मानव की बौद्धिक उपलब्धियों का रूप है। कला एवं मानव कौन हो गया? जो भी उसने कुछ कलाकारी की है। और कलाकारी करेगा कौन? जानवर तो करते नहीं है भैया, जानवर तो बिल्डिंग बनाते नहीं है, जानवर तो भैया कपड़े पहनते नहीं है, जानवर तो कोई बोली बोलते नहीं है, जानवर तो डांस करते नहीं। तो यहाँ पर बात हो रही है संस्कृति की परिभाषा की बात करें तो संस्कृति जो है कला एवं मानव की बौद्धिक उपलब्धियों का सामूहिक रूप है। तो अंग्रेजों की भाषा में अगर देखें व्हाट इज कल्चर तो कहेंगे, डेफिनेशन या परिभाषा देखें तो द कस्टम्स, जिसको हम कह सकते हैं रीति रिवाज, आर्ट्स, सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड अचीवमेंट्स ऑफ अ पॉपुलर नेशन, पीपल और अदर सोशल ग्रुप्स। क्या है हमारा? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में ये परिभाषा दी गई है। लैंग्वेज, रिलीजन्स, म्यूजिक, क्लॉथ, फूड एंड ईटीसी, वैल्यूज एंड बिलीफ्स हमारी क्या कहलाता है? हमारा कल्चर होता है। क्लियर हुआ? चलिए यूनेस्को के अनुसार हम परिभाषा थोड़ी सी देख लेते हैं। यूनेस्को जो है हमारा सन 2002 में एक परिभाषा लिखता है कि इसकी आपका संस्कृति या कल्चर से संबंधित, तो वो लिखता है सन 2002 में एक परिभाषा लिखता है UNESCO, जिसको हम फुल फॉर्म इसकी जो होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं यूनेस्को। ये परिभाषा लिखता है या कहता है द सेट ऑफ द डिस्टिंक्टिव spiritual, martial, intellectual and emotional features of society or a social groups, and that it the in encompasses in addition to a literature, lifestyles, ways of living together, value systems, ट्रेडिशंस एंड बिलीफ्स। ठीक है, तो यूनेस्को डेटाबेस ऑफ नेशनल कल्चरल हेरिटेज लॉ। ठीक है, तो क्या कहता है हिंदी में अगर देखें तो ये कहता है यूनेस्को क्या कहता है, संस्कृति को सामान्य तौर पर कला का रूप ही माना जाता है। कौन कहता है? हमारा यूनेस्को कहता है। और कहता है कि नैतिक मूल्यों और मानवीय संबंधों में लोगों के व्यवहार को क्या कर दिया जाए, से जोड़ा जाता है। इसे किसी भी समाज अथवा किन्हीं सामाजिक समूह के हित में किए जाने वाले कार्य, व्यवहार और प्रवृत्ति से भी उपलक्षित किया जाता है। संस्कृति का मतलब क्या है? संस्कृति से तात्पर्य जो है जीवन स्तर, निवास, वेशभूषा और भौतिक अनुशीलन से है। भाषा, विचार, कार्य आदि से इसका आकलन किया जाता है। कौन कहता है? हमारा यूनेस्को कहता है। भारतीयों को भी अगर देखें तो एक अंकल आ जाते हैं जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू महामहिम पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलिए थोड़ा सा देखते हैं संस्कृत पर इनका विचार क्या है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं संस्कृत का अर्थ मनुष्य का आंतरिक विकास, उसकी नैतिक उन्नति, पारस्परिक सद्व्यवहार और एक दूसरे को समझने की शक्ति ही क्या कहलाती है? संस्कृति कहलाती है। कौन कहता है? कल्चर इज द वाइडनिंग ऑफ द माइंड एंड द स्पिरिट। ठीक है, तो कौन कहता है? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू अंकल कहते हैं। ये हमारे एक और अंकल आ जाते हैं रेडफील्ड के अनुसार। रेडफील्ड कहते हैं अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट रेडफील्ड कल्चर इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ द कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग मैनिफेस्ट इन आर्ट एंड द आर्टिफैक्ट्स विच persisting through ट्रेडिशन कैरेक्टराइज, ठीक है, कैरेक्टराइजेस एज अ ह्यूमन ग्रुप। ठीक, इतनी जानकारी काफी। फिर से बता दूं आपके रेडफील्ड अंकल क्या कहते हैं। रेडफील्ड अंकल के अनुसार संस्कृति कला एवं वास्तुकला को स्पष्ट होने वाले परंपरागत ज्ञान का वह संगठित रूप है जो परंपरा द्वारा संरक्षित होकर मानव समूह की विशेषता बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं संस्कृति की विशेषताएं देख लेते हैं सब। ठीक है, संस्कृति की विशेषताएं। संस्कृति देखते हैं सबसे पहले। तो संस्कृति सीखी और प्राप्त की जाती है, एक प्रमुख विशेषता है। संस्कृति सीखी और प्राप्त की जाती है।
की जाती है। कैसे की जाती है? मान लीजिए मैं हूँ, अपने बच्चों को जो मैं जानता हूँ वो सिखाऊंगा, जो नया सीखूंगा वो अपने बच्चों को सिखाऊंगा। कुछ मेरे बच्चे जो हैं मुझसे भी सीखेंगे। तो मोटा मोटी कहें तो संस्कृति सीखी और प्राप्त की जाती है। कुछ मान लीजिए मैंने भी कहीं ना कहीं से सीखी होगी और कुछ प्राप्त की है। सांस्कृतिक ज्ञान जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हस्तांतरित होता रहता है। फिर से बता दूं, सांस्कृतिक ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है, यानी कि हम अपनी औलाद को और हमारी औलाद अपनी औलाद को क्या करेगी? ट्रांसफ़र करती रहेगी, यानी कि देती रहेगी। जैसे मान लीजिए मैं बहुत बड़ा वाला हरामखोर हूँ, तो हमारी औलाद भी जो है हरामखोर हो जाएगी और वो उसकी जो आने वाली औलाद है वो उसको ट्रांसफ़र कर देगा। तो हो सकता है वो और भी ज़्यादा हरामखोर बन जाए। तो फिर से बता दूँ, मतलब संस्कृति जो हरामखोर वाली, मतलब मान लीजिए मेरी जो भाषा है, मेरा जो पहनावा है, मेरा जो एक कला है मेरे अंदर, मेरा जो है काम करने का तरीका है, वो मैं अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करूँगा? लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। ठीक है। ज्ञान, विचार और परंपराएं नई संस्कृति के साथ अद्यतन अद्यतन होकर जुड़ते चले जाते हैं। फिर से बता दो, अद्यतन मतलब आपका जो लेटेस्ट होता है या कहें वर्तमान की स्थिति है। मान लीजिए अभी कोई नई खोज हुई है तो ज्ञान और विचार और परंपराएं नई संस्कृति के साथ, मान लीजिए मैं अपने पिताजी का ही एक मॉडल हूँ, लेकिन हूँ कैसा? लेटेस्ट मॉडल। मेरे पिताजी या मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे बाबा जो जानते थे उनको तो मैं काफ़ी हद तक जानता ही हूँ। साथ ही अद्यतन मतलब, अद्यतन का मतलब जो लेटेस्ट है, जो बिल्कुल अपडेट है, उसको भी तो मैं ले रहा हूँ। क्या हमारे पिताजी ने कभी लैपटॉप देखा था? नहीं देखा था। वो कभी लैपटॉप से नहीं पढ़े। क्या वो इंटरनेट का मतलब जानते थे? क्या वो फ़ोन का मतलब जानते थे? बाबा कभी, मान लीजिए हमारी दादी हैं, वो तो फ़ोन भी नहीं चला पाती, केवल उठा पाती हैं। तो मैं जो हूँ अपने माता पिता का, अपने बाबा दादी का, मेरे पापा माता पिता हैं, और मेरी नाना नानी का भी मम्मी में काफ़ी अंतर मतलब गया होगा। जो भी चीज़ें हैं सीखी होंगी उनके विचार में। बोलचाल की अगर बताऊँ, आम बोलचाल की बात करूँ, जैसे हम बोली की बात करें, हम अपनी जो है स्थानीय बोली की अगर बात करें, तो मेरा जो फ्लो जाता है वो मम्मी का पक्ष जो है, जो नानी का पक्ष है, एटा जो है मेरा ननिहाल है, तो वहाँ की तरफ जाता है। वहाँ के एटा वाले जो हो शब्दों में आंगे, जांगे और मरजांगे लगा देते हैं, तो वहाँ का जाता है। अब यहाँ की मैनपुरी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है आए, जाए, खाए, तो इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों का जो है मैं कॉम्बिनेशन हूँ। मतलब मैनपुरी का भी बोली जो है मैं काफ़ी हद तक जो है मैं अपन बोलते समय जो है निकल जाती है, और एटा की भी निकल जाती है। तो दोनों का जो है क्या है, ये विचार और परंपराएं नई संस्कृति अध्ययन, मेरा मतलब लेटेस्ट मॉडल भी है मेरा। मैं हर एक चीज़ चलाता हूँ, मैं फ़ोन को भी इस्तेमाल करता हूँ, और मैं इस तरह से फ़ोन की लेता हूँ, शायद आप लोग भी न चलाते हो। मैं यूट्यूब भी चलाता हूँ, मैं यूट्यूब पे अपना सारा काम स्वयं करता हूँ। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता हूँ। मैं हेडफोन को इस्तेमाल मान लीजिए कर रहा हूँ। मान लीजिए जितना भी नया है, जो अद्यतन है, उन सभी का इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, उनके बारे में जानकारी है। तो मेरा जब नया मॉडल होगा, जब मैं लॉन्च करूँगा प्रोडक्ट, मतलब हमारी जो है शादी हो जाएगी, शादी होने के बाद जो आपस में समझ पा रहे ना, इस तरह से जब वो मिलन होगा, मिलन जब पूरा होगा, मिलन के बाद एक जो है नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा। प्रोडक्ट जब लॉन्च होगा तो उसका नाम जो भी रखा जाए, तो जब वो धीमे धीमे बड़ा होगा, बड़ा जब होगा, मतलब बड़ा क्या, जब वो थोड़ा सा साल 2 साल का होगा, तो जब वो खड़ा होगा उसके बाद वो धीमे धीमे फिर बड़ा होगा, बड़ा होगा, हम उसका एडिशन कराएंगे, और बड़ा होने के बाद, एडिशन कराने के बाद धीमे 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 वो हमारी भी सीखेगा, हमारी बीवी जो होगी उसका भी सीखेगा। कुछ चीज़ें जो हम अपने पिता से सीख के आए वो भी हम उसको सिखाने की कोशिश करें अपने आप। वो लेटेस्ट चीज़ों को भी सीखेगा, बिल्कुल लेटेस्ट। जब वो नई टेक्नोलॉजी आए, हो सकता है मैं उसका इस्तेमाल न कर पाता हूँ, मेरा लड़का कर ले, मेरी लड़की कर ले, मेरा जो नया मॉडल होगा वो कर ले। क्लियर हो रहा है ना, समझ पा रहा ना? तो ज्ञान, विचार और परंपराएं नई संस्कृति के साथ अद्यतन होकर उसमें जुड़ती चली जाती हैं। संस्कृति निरंतर और परिवर्तित एवं परिवर्तित होती रहती है। मान लीजिए जो मैं आज हूँ, अपनी चीज़ों को, मान लीजिए होली, दिवाली और दीपावली और रक्षाबंधन बहुत समय पहले से चली आ रही होगी, ये क्या हम उसको मनाते नहीं हैं? क्या मनाने का तरीका जो है थोड़ा सा बदल जाता है, थोड़ी सी चीज़ें उसमें जुड़ जाती हैं, उसका आनंद जो है बढ़ जाता है। मैंने क्या किया, संस्कृति निरंतर परिवर्तित यानी कि कुछ उसमें बदलाव, और परिवर्तित यानी कि कुछ उसमें सुधार
होते रहते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं। और बहुत समय पहले क्या जब वो दिवाली मनाई जाती होगी तब क्या जो लाइटिंग वाली जो झालर होती है वो क्या इस्तेमाल होती होगी? नहीं ना। क्या जो है पटाखे उस समय जब चला करते थे, अभी वर्तमान में देखा जाए तो एकदम ऊपर जाते हैं तो बहुत तरह तरह की जो है लाइटें देते हैं, क्या उस तरह चला करते होंगे? नहीं ना। मान लीजिए आज से 30 साल 40 साल पहले जो पिचकारियाँ आया करती थी, क्या वो अभी इस्तेमाल होती हैं? नहीं होती हैं। पिचकारियाँ तो होती हैं लेकिन वो नई स्टाइल की होती हैं। समझ पा रहा ना? क्लियर हुआ ना? चलिए, तो संस्कृत उन नैतिक एवं व्यवहारिक प्रतिमानों को भी अभिव्यक्त करती हैं जो समाज में व्यक्तियों द्वारा अनुकरणीय होती हैं। क्लियर हुआ? चलिए, विशेषताओं में ही देखते हैं आगे। प्रकृति ने भारत को एक विशिष्ट भौगोलिक पहचान दी है। किस तरह की दी है? आप देख सकते हैं, हमारा जो भारत देश है इसको देश न कहकर क्या कह देते हैं? उपमहाद्वीप कह देते हैं। अब भैया क्यों कह देते हैं? क्योंकि जिस तरह से एक महाद्वीप में ठंड बर्फ भी गिर रही होगी, रेगिस्तान भी होगा, आपका जो है उष्णकटिबंधीय भी होगा, मानसून भी होगा, मानसूनी वन भी होंगे, तो मतलब जो एक महाद्वीप में होता है वो सारी जो है क्वालिटियाँ जो है मिल जाएंगी। आप देखें तो हिमालय की तरफ चले जाए तो आपको बर्फ़ भी मिल जाएगी, इधर राजस्थान में चले जाए तो आपको रेगिस्तान भी मिल जाएगा, इधर आप क्या बोलते हैं मेघालय की तरफ चले जाएँ तो आपको जो है बरसात बहुत अधिक देखने को मिल जाएगी, ये नीचे चले जाएँ तो आपको जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाला देखने को मिल जाएगा। तो मैंने क्या बताया? प्रकृति ने क्योंकि हमने तो भारत देश को बनाया नहीं कि किसी ने जाकर बुलडोजर से उसका निर्माण किया हो, ये प्रकृति ने ही बनाया है। तो प्रकृति ने भारत को एक विशिष्ट भौगोलिक पहचान दी है। उत्तर में आप देख सकते हैं महान हिमालय पर्वत एक रक्षा प्राचीर के समान इसकी रक्षा करता है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर में जो है एक हिमालय जो है एक बहुत बड़ी दीवार की प्राचीर कह सकते हैं, दीवार ही होती है, प्राचीर की तरह भारत की रक्षा करता है, यानी कि ढाल बनकर इस तरह से मान लीजिए इस तरह से वो ढाल बनकर क्या कर रहा है? भारत की रक्षा कर रहा है। वहीं दक्षिण में चले जाएं, नीचे की ओर चले जाएं तो भारत को आप देखें तो किस तरह से जो है हिंद महासागर देखने को मिल जाएगा। आपका पूर्व में इस तरह से हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिमी क्षेत्र में आपको हिंद महासागर से घिरा हुआ देखने को मिल जाएगा। तो मैंने क्या बताया? उत्तर में हिमालय, महान हिमालय पर्वत एक रक्षा प्राचीर के समान इसकी रक्षा कर रहा है। हिंद महासागर इस देश को पूर्व वाले क्षेत्र से, दक्षिण वाले क्षेत्र से और पश्चिम वाले क्षेत्र से इस तरह से घेरे हुआ है, और लगभग मोटा मोटी देखा जाए तो लगभग 20 प्राकृतिक सीमाओं द्वारा बाहरी आक्रमणों से अधिकांश सुरक्षित रखने के कारण भारत अपनी एक सर्वदा स्वतंत्र एवं पृथक सभ्यता का निर्माण कर रहा है। क्योंकि आप जानते हैं रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इस तरह से आप देखेंगे ना तो बहुत समय से ये जो चली आ रही हैं परंपराएं सारी जो है, त्योहार सारे जो हैं, पहनावे सारी जो हैं, बोलियां सारे जो हैं, स्थापत्य सारी जो हैं, आपकी बिल्डिंग सारे जो हैं, कितने भी मुगलों ने तोड़े हों मंदिर वगैरह जितने भी, क्योंकि उन्होंने पूरी ताकत लगाई भारत देश को हिंदू विहीन करने की, लेकिन फिर भी जो है भारत देश किस तरह से बहुत सारे बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित हो रहने के कारण भारत अपनी एक हमेशा वाली जो स्वतंत्र और एक सभ्यता थी उसका निर्माण कर सका है, और हमेशा वाली जो फील है वो हमेशा भारत में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर मोटा मोटी देखें तो बहुत प्राचीन काल में अगर चले जाएं तो अति प्राचीन काल से यहाँ पर अलग अलग जातियाँ, भाषा, धर्म, वेशभूषा तथा आचार विचार के लोग निवास करते रहे हैं, लेकिन अनेक बाहरी विभिन्नताओं के मध्य एकता भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान बन गई है। फिर से बता दूं, भारत की बात करूं तो प्राचीन काल से ही भारत देश में अलग अलग जाति, धर्म, वेशभूषा और भाषा तथा आचार विचार के लोग निवास करते हैं, लेकिन अनेक बाहरी विभिन्नताओं के बाद भी या मध्य भी उनके बीच भी एकता भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान बन गई है। मान लीजिए मुगल भी आए तो क्या आज के हमें भारतीय संस्कृति वाली जो बोली है, क्या मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मुगल आए, फारसी लाए या फिर मान लीजिए अरबी लाए ना, उसका हिंदी वाला रूप लेकर उर्दू बनी ना, तो हम क्या उर्दू वाले शब्द इस्तेमाल करते नहीं है बोलचाल में? क्या अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करते नहीं है क्या बोलचाल में? तो मैंने क्या बताया, बाहरी विभिन्नताओं के मध्य एकता भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान रही। क्या अंग्रेज आए, क्या अंग्रेजी नहीं लाए?
क्या हमने उसको इस्तेमाल नहीं किया, क्या अच्छी चीज़ें उसमें से नहीं ली, तो ये भारत की एक क्या बनाते हैं, विशिष्ट पहचान बनाते हैं। यहाँ पर आपको कौन मिल जाएगा, हिंदू भी मिल जाएगा, मुसलमान भी मिल जाएगा, क्रिश्चियन भी मिल जाएगा, सिख भी मिल जाएगा, आपका बौद्ध भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, धर्मों का जो है खेती भी बहुत हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे धर्म जो है क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म तो हमेशा से चला रहा, सनातन धर्म है, बाकी के धर्म जो है बनावटी हैं। भारत देश में रहते रहते ही वो उन्होंने क्या किया, मान लीजिए बाप जो है हमेशा बाप ही रहता है, बाप से अलग, बाप से ही सीख कर लड़का जो है एक नया घर बना लेता है, तो वो बाप से अलग थोड़ी ना हो जाएगा। वैसे ये सनातन धर्म से निकले हुए धर्म जो हैं जुड़े तो इससे ही हैं, भाग तो भारतीय संस्कृति का ही देते हैं। हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, चाहे फिर आपका जो है बौद्ध धर्म ले लीजिए, जैन धर्म ले लीजिए, सिख ले लीजिए, ये हैं तो हिंदू धर्म के ही निकले हुए रूप, हिंदू धर्म के ही बदले हुए रूप थोड़े थोड़े। मतलब इन्होंने हैं तो बाप कौन है, हिंदू ही तो रहेगा, इन्होंने हिंदू से ही तो बनाया है अपने आप को, समझ पा रहे ना। तो यहाँ पर क्या है, एक विशिष्ट पहचान यहाँ की बन गई है। चलिए देखते हैं, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं भी देख लेते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा देखते हैं भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। प्राचीनतम भारतीय संस्कृति की गणना विश्व की प्राचीनतम संस्कृति में की जाती है। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक गुफाओं तथा हड़प्पा कालीन साक्ष्यों ने भारतीय संस्कृति की प्राचीनता को प्रमाणित किया है कि भारत देश की संस्कृति जो है लगभग 2500 से लेकर लाखों सालों पुरानी है। समझ पा रहे हैं ना, कहाँ से, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उसमें कलाकृतियाँ जो आपको देखने को मिल जाएंगी कि आदि मानव के द्वारा बनाई गई हैं। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि भारतीय संस्कृति जो है या कहें प्राचीनतम भारतीय संस्कृति की गणना विश्व की बहुत पुरानी संस्कृतियों में की जाती है कि भारत की जो संस्कृति है बहुत पुरानी है। बहुत का मतलब बहुत लाखों सालों पुरानी है। क्यों भैया, कैसे प्रमाण कहाँ मिलता है, तो आपकी भीमबेटका की गुफाएं हैं, भीमबेटका की गुफाएं या कहें भीमबेटका की प्रागैतिहासिक काल की जो गुफाएं हैं तथा हड़प्पा कालीन साक्ष्यों ने भारतीय संस्कृति की प्राचीनता को क्या किया है, प्रमाणित किया है। हड़प्पा कालीन को ही ले लीजिए, लगभग मोटा मोटी देखा जाए तो लगभग 4500 साल पुरानी हड़प्पा कालीन की संस्कृति है। क्योंकि आपको देखने को मिल जाता है कि पुराने ज़माने की लगभग 4500 साल पुराना क्या मिलता है, नगर मिलता है। ठीक है, जिसमें हड़प्पा एक प्रमुख नगर है। ठीक है, तो निरंतरता भारतीय संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। निरंतरता देखते हैं, प्राचीनता की बात करें, प्राचीनता मैंने आपको बता दी, प्राचीनता इसका एक प्रमुख विशेषता है। निरंतरता और देख लें, निरंतरता भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह हम हजारों वर्षों के बाद भी यह निरंतरता जो है बनी हुई है। जबकि मिस्र की आपकी संस्कृति ले लीजिए, यूनान की ले लीजिए, रोम की ले लीजिए, सीरियाई ले लीजिए, संस्कृति अपने मूल रूप से क्या हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं। आप जैसे कि रोम के देवी देवता हुआ करते थे, वो माना करते थे, क्या वो लोग मानते हैं? नहीं, उन्हें काल्पनिक मानते हैं, उनको मानते ही नहीं है। लेकिन भारतीय क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, निरंतरता के गुण है। गुण का मतलब भारतीय संस्कृति सबसे प्रमुख विशेषता क्या मैंने बताई कि ये निरंतरता है। और वो क्या है, हजारों वर्षों के बाद भी ये निरंतरता अपनी बनाए हुए है। और जबकि मिस्र की मान लीजिए, यूनान की ले लीजिए, रोम की ले लीजिए, सीरिया की ले लीजिए, सीरिया आप देख सकते हैं कि आतंकवादियों का गढ़ बन रखा है। समझ पा रहे ना, आतंकवादियों का गढ़ बन रखा है। इस्लामिक आतंकवाद वहाँ पर चरम सीमा पर है, हमेशा वहाँ फटते फटाते रहते हैं लोग। वो अपनी जो वास्तविक संस्कृति थी, वो मूल संस्कृति थी, वो उससे भटक गया है। लेकिन भारत की जो है संस्कृति आज भी जो है कायम है। जिस तरह से हम शक्तिमान में जो है अंधेरा कायम रहे, तमराज किलबिश, वैसे ही यहाँ पर जो है आज भी भारतीय संस्कृति का जो है जलवा जो है कायम है, जिसका नाम मुलायम है। कविता समझ रहे ना? चलिए सहिष्णुता देखते हैं, इसका एक प्रमुख विशेषता है। कौन सी? भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषताओं में आता है, क्या आता है? सहिष्णुता। तो भारतीय संस्कृति की सहिष्णुता ने उसकी निरंतरता बनाए रखने में मदद की है। तो भारतीय संस्कृति की सहनशीलता के कारण कई विदेशी आक्रमणों के बाद भी भारतीय संस्कृति यथावत बनी रही है। आप जानते हैं कि हमेशा जो है भारत जो है अतिथि देवो भव वाली जो है फीलिंग देता आया है। तू भी आ जा, मैं भी आ जा, वो भी आ जा, ये भी आ जा, सब लोग आ जा, मेरे हिस्से का तू खा जा।
हमेशा भारतीय संस्कृति का क्या रहा है, एक मूल क्या रहा है, मंत्र रहा है। यानी कि भारतीय संस्कृति कैसी रही है, सहिष्णुता का गुण है। क्या बताइए, अगर भारत जो है असहिष्णु होता तो क्या मुस्लिम आतंकवादी जो थे क्या वो पनप पाते? मुसलमान जो है टुकड़े करने की बात करता है तो इसके बाद भी उदारता का देता है भाव कि नहीं। मान लीजिए खालिस्तानी हैं, सिख जो लोग हैं, एक कट्टरपन की जो है धारणा देते हैं या फिर भाव देते हैं या फिर फीलिंग आती है उनसे। क्या जो है भारतीय अगर कट्टरपन पर उतर आए तो क्या ये पनप पाते? सिख जो है लोग जो गालियां देते हैं हिंदू धर्म को, मान लीजिए मुस्लिम है अपना कट्टरपन वाला या कहीं अहिष्णुता दिखाते हैं, क्या मुसलमान जो है, क्या आप पाकिस्तान ले लीजिए, क्या मुसलमानों का देश जो है पाकिस्तान, वहाँ पर हिंदू सुरक्षित हैं? क्या फिर आप ले लीजिए सीरिया में कितने मुसलमान हैं, हिंदू हैं। मान लीजिए अरब देशों में कितने मुसलमान हिंदू हैं। मान लीजिए जो इस्लामिक कंट्री है वहाँ पर कितने ऐसे मुसलमान हैं जिनको सारे अधिकार दिए गए हैं, सारे वे जो आनंद मिल रहे हैं जो भारतीय मुसलमान ले पाते हैं, नहीं ना। तो भारत जो है सहिष्णुता का एक इसमें बहुत बड़ा भारतीय संस्कृति में गुण है, इसकी निरंतरता बनाए रखने में इसने मदद की। क्योंकि तो हिंदू आया, हिंदू तो हमेशा से था, सनातन धर्म का वो भाव देता है, वो कोई बनाया हुआ धर्म नहीं है, वो हमेशा से चलता आया है। मान लीजिए बौद्ध आया निकल कर तो उसको भी मलाई खिलाई, मुसलमान आए उनको भी मलाई खिलाई, आइए आइए देवता हैं आप। उधर से जो है अंग्रेज आ गए, वो भी अपना क्रिश्चियन ले आए, क्रिश्चियन धर्म लेते आते हैं। वैसे तो आ तो गया था काफ़ी समय पहले, लेकिन अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पर प्रसार किया, अंग्रेज़ों ने जब कब्जा कर लिया था तो उस समय जो है इसका प्रसार काफ़ी अधिक हुआ। तो अंग्रेज़ों ने भी तो यहाँ पर खूब मलाई खाई। ये हुआ कब, जब ये सहिष्णु थे, भारतीय संस्कृति सहिष्णुता का क्या कर रही थी, पालन कर रही थी। विदेशी आक्रमण बहुत भयंकर हुए, फिर भी भारतीय संस्कृति क्या बनी रही, यथावत बनी रही। क्यों बनी रही, क्योंकि भारतीय जो लोग थे उन्होंने क्या किया, विदेशी लोग भी आए तो उनकी जो है अच्छी अच्छी बातें जो हैं चुन लेते हैं, उनको उनका पालन किया, उनको लिया। ठीक है, इसलिए कहते हैं भारत के बारे में कहा जाता है, मुझे सहिष्णुता मत सिखाओ नहीं तो हम तुम्हें कुछ और बताते हैं। चलिए भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में नेक्स्ट देखते हैं ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता मतलब लेना, मान लीजिए कोई दे रहा है तो उसको ग्रहण करना। आइए इसको देखते हैं। ग्रहणशीलता एक प्रमुख जो क्या है विशेषता है, तो भारतीय संस्कृति ने विदेशी संस्कृतियों के संपर्क में आने पर भी उसकी अच्छी बातों को अपने में समाहित किया, यानी कि ग्रहण किया। यही एक कारण है कि अरबों एवं यूरोपियों की संस्कृति को इसने अपने रंग में रंगा। भारत में लोग आए और विभिन्न विदेशी भारतीय संस्कृति में क्या कर गए, घुलते मिलते गए। मान लीजिए बाबर आया, बाबर ने भारतीय संस्कृति को अपना लिया, उसमें घुल मिल गया, कट्टरपन दिखाया लेकिन एक सीमा थी उसकी, सहिष्णुता की जो सीमा थी उसको नहीं लांगा, उसने अपनी सीमाओं को बनाए रखा और भारतीय संस्कृति में वो घुलते मिलते गए। समय बदला, समय बदलने के बाद आप अकबर का समय काल देख लीजिए, फिर बाद के समय में जो है असहिष्णुता की नीति का पालन जब किया तो जो है औरंगजेब जैसे जो है आपके बादशाह हुए और उन्होंने अपनी जो है कब्र स्वयं अपने हाथों से खोदी और उनका नामो निशान मिट गया। क्लियर हुआ। चलिए अनेकता में एकता का भाव जो है भारतीय संस्कृति में बहुत देखने को मिल जाता है। तो भारतीय विविधताओं का देश है, आप जानते हैं विविधताएं मतलब आपको अलग अलग त्यौहार मिलेंगे, अलग अलग बोली बोलने वाले मिलेंगे, अलग अलग धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे, अलग अलग पहनावा वाले मिलेंगे, अलग अलग रंग वाले मिलेंगे, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मिलेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पर भाषा, रहन सहन और खान पान बदलने लगता है। विश्व के कुछ प्रमुख धर्मों का अंकुर भी यहीं पर फूटा हुआ है। अनेक धर्मों, भाषाओं, संप्रदायों वाले इस देश की सर्वाधिक आश्चर्यजनक बात इसकी अनेकता में एकता की भावना है। मान लीजिए मैंने बताया यहाँ से बहुत सारे धर्म निकल कर गए। हिंदू धर्म तो अपना हमेशा से चला रहा, आपका सिख यहीं से निकला है, बौद्ध यहीं से निकला है, जैन यहीं से निकला है। ठीक है, इस तरह से बहुत से ऐसे धर्म हैं, बहुत से ऐसे संप्रदाय हैं, चाहे लिंगायत ले लीजिए, चाहे फिर आपका और भी इस तरह के बहुत से संप्रदाय हैं जो यहाँ से निकल कर आए हैं। तो बहुत से धर्मों का यहाँ पर अंकुर फूटा है, यानी कि ये यहीं से पैदा हुए हैं। तो भारतीय संस्कृति का यह पक्ष विश्व की अनेक संस्कृतियों के लिए क्या है, विशेष अनुकरणीय है, यानी कि इस संस्कृति, इस गुण से क्या करते हैं, विदेश मतलब अन्य देश जो हैं भारत की इस गुण से सीखते हैं।
कि कैसे जो है भारत के जो लोग हैं अनेकता में एकता का भाव लेकर भी वो क्या करते हैं, अपने आप को बनाए रखते हैं, अपने आप को भारतीय के रूप में स्थापित करे रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में आगे ही देखते हैं। आध्यात्मिकता एवं भौतिकता का समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन। आध्यात्मिकता यानी कि ओम बुद्धं शरणं गच्छामि, ओम अहम ब्रह्मास्मि, मतलब ये आध्यात्मिक गुण है, मतलब इस दुनिया से परे की बात, आत्म शांति की बात कर रहे हैं, चिंतन मनन की बात कर रहे हैं। तो आइए, तो भारतीय संस्कृति आध्यात्मवाद एवं भौतिकवाद का समन्वय करती है। इसमें मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन किया गया है। वहीं इसमें से अर्थ एवं काम की बात करें, अर्थ मतलब पैसा, काम मतलब इस तरह से प्रेम मिलाप होता है, बेबी हम शादी करते हैं, शादी करने के बाद रात में सुहाग रात, इसको हनीमून भी बोलते हैं, इसको काम कह सकते हैं, भोग की वस्तु कह सकते हैं। तो हमारा क्या है, पैसे होंगे तभी तो शादी होगी। आप कितने भी शकल काली बनी रहे, काली इतनी बनी रहे कि हमारे घर में हमको गाली देते हैं, कलुआ कलुआ कहते हैं, उसके बाद भी आपके पास अर्थ है। अर्थ मतलब क्या है, पैसा है, धन है, तो आपकी बढ़िया सी एकदम सुंदर सी एकदम कैटरीना कैफ जैसी बीवी आएगी, वो आपको प्रेम करेगी। जब प्रेम करेगी तो काम जो है, आप समझ पा रहे हैं ना, इस तरह से मिलन होगा। मिलन जब कविता सुनी होगी, मिलन जब आया आधा अधूरा है, तो जब मिलन पूरा होगा तो एक प्रोडक्ट लॉन्च होगा जिसको हम बच्चा कहते हैं या बच्ची भी कह सकते हैं। तो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, तो ये क्या है, भौतिक पक्ष है। क्या है, पैसे कमाना, आपस में मिलन करना, मतलब सेक्स करना बोल सकते हैं सीधे शब्दों में। उससे प्रजनन होगा, मतलब बच्चे पैदा होंगे, रिप्रोडक्शन जिसको कहते हैं। हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो ये भौतिक है, यानी कि हमें दिख रहा है। बीवी आई, बच्चे आए, उनकी शादी की, तो ये क्या है, भौतिक पक्ष है। वहीं आध्यात्मिक पक्ष की बात करें तो धर्म है, धर्म हम मानते हैं लेकिन हमें दिखता नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति की बात करें तो हमने बीवी बच्चे पैदा कर लिए, करने के बाद हमने सब मतलब पूरा अपना जीवन जी लिया। जीवन जीने के बाद हम क्या कर रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति की तरफ जाना चाहते हैं। मान लीजिए हम धर्म है, धर्म के बाद उससे एक अर्थ निकलता है, अर्थ के बाद काम आता है, काम के बाद मोक्ष की प्राप्ति। काम के मतलब सब, मतलब कुल मिला के काम का मतलब यार आनंद ले लिया हमने पूरा जीवन का, पूरा एकदम तकातक पूरे जीवन की आनंद लिया है। समझिए ना, हमने काम लिया है, काम का मतलब हमने आनंद लिया है, प्रेम संबंध हमारे बहुत अच्छे रहे हैं, बच्चा पैदा हुआ है जिसको हम प्रोडक्ट लॉन्च करना बोलते हैं। तो ये सारे हमने क्या कर लिए, भौतिक पक्ष। फिर हमारा आध्यात्मिक पक्ष, तो ये क्या है, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। तो मैंने क्या बताया कि मनुष्य के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन जो है यहाँ पर मिलता है। तो जो भारतीय संस्कृति है, आध्यात्मवाद एवं भौतिकवाद का क्या मिलता है, समन्वय मिलता है, कोऑर्डिनेशन करती है या समन्वय करती है। अर्थ काम का भी यहाँ पर देखने को मिलेगा धारा, आपका आध्यात्मिक पक्ष में धर्म और मोक्ष का भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए कला देख लेते हैं, कला खिलाते हैं आपको। कलाकारी मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कर दी है, आप यहाँ देख सकते हैं कलाकारी, ठीक है, इस तरह से ये आपका। चलिए कला देखते हैं, यहाँ पर भी एक कलाकारी आपको देखने को मिल जाएगी। इस तरह से ये कलाकारी है, एक तरह से किसी भाई के द्वारा बनाई गई, बहुत प्रेम इससे होता है। देखिए आय हाय हाय कितना प्यारा लग रहा है। ये योगा लिखा है, बर्थडे लिखा है, ठीक है, इस तरह से ये दा विंची है, ये हमारा फ़ोटो है, ये हमारी अम्मा का भी यहाँ फ़ोटो देखने को मिल जाएगा। ये हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है ये, ठीक है, ये कला है। तो आइए देखिए कला खिलाते हैं हम आपको, समझते हैं कला क्या है। संस्कृति समझ ली, भारतीय संस्कृति की विशेषता जान ली। अब हम यहाँ पर देखते हैं कला। तो कला मानव मन की भावनाओं, संवेदनाओं या विचारों को अभिव्यक्त करने का या फिर दिखाने का या दर्शाने का क्या है, एक माध्यम होता है। कला के अंतर्गत मानव भावनाओं या विचारों को व्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त यानी कि लोगों के सामने रख सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है। क्योंकि अव्यवस्थित
अव्यवस्थित भाव व्यक्ति कभी भी कला के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हो सकती और ना ही किसी दर्शक को प्रभावित कर सकती है। बताऊंगा क्या कहना चाह रहे हैं। तो वास्तुकला हो गई, गीत संगीत हो गया, नृत्य हो गया, काव्य हो गया, चित्रांकन हो गया, आदि को कला के रूप में स्वीकार किया जाता है। कला दर्शक को भावना एवं विचारों को उत्तेजित या प्रेरित करने का कार्य करता है। समग्र रूप से कला उसे कहा जाता है जो सौंदर्य को अभिव्यक्त करती है तथा मानव मन को सुखद अनुभूति या फिर आनंदित कर देती है या संतुष्टि प्रदान करती है, उसको क्या कहते हैं? कला कहते हैं। आइए समझते हैं इसको थोड़ा सा। तो मान लीजिए मैंने क्या बताया कि कला जो है क्या है? मानव मन की भावनाओं, संवेदनाओं या विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। मानव मन की भावनाएं हम कुछ फील कर रहे हैं। मान लीजिए हमें जो है बहुत अधिक प्रेम जो है गाना गाना है, हमें पसंद है। मान लीजिए मुझे जो है गाना सुनना बड़ा पसंद है, खासकर सुबह के समय। सुबह अपना हेडफोन लगाया प्यार से कान में, सुबह सुबह एकदम इस तरह से, और एक गाना जो है प्यारा सा लगा लिया, बड़ा प्यारा लगता है। जीवन में इससे खूबसूरत मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। सुबह के समय म्यूजिक या कहें संगीत सुनना, ये मन का भाव ही तो। जब सुनते हैं तो अंदर से एकदम जो है आत्मा जो है एकदम खुश हो जाती है। सारे जो है इंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां जो सब एकदम जो फील होता है मैं किसी को बता नहीं सकता। तो मुझे दौड़ा सा आ जाता है जब मैं वो म्यूजिक सुनता हूँ सुबह के समय। भाव एक अलग ही होता है, वो लोग नहीं समझ सकते, वो अलग हो सकता है, लोगों को कुछ और पसंद हो। तो मानव मन की भावनाओं, संवेदनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करने का क्या होता है? माध्यम होता है। कला के अंतर्गत मानव भावनाओं या फिर विचारों को व्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त किया जाता है। ध्यान रखना, कला के अंतर्गत मानव भावनाओं को या विचारों को व्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त किया जाता है। मान लीजिए मैं गाना सुनने का बहुत बड़ा शौकीन हूँ, सामने वाले से कहूँ भाई साहब बढ़िया सा गाना सुना दीजिए, और उसने गाना सुनाया, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, न सुर है, न ताल है, न लय है। तो इसको क्या है कि अभिव्यक्त तो कर रहा है लेकिन व्यवस्थित रूप में नहीं है। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ बढ़िया सा मूर्ति बना दीजिए, सरकार मूर्ति बना दिया, कहीं टांग है कहीं कुछ है, तो वो क्या है? कुछ फील ही नहीं हो रहा, व्यवस्थित रूप नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ बढ़िया सा नृत्य सुना दीजिए, आपने क्या किया? इधर लौटे उधर लौटे, ई का ससरा, ई कौन सा डांस है भाई? तो ये व्यवस्थित रूप में है, रूप नहीं है। यानी कि व्यवस्थित रूप में अगर आपने अभिव्यक्ति यानी कि नहीं दिखाया, नहीं दर्शाया, तो वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि अभिव्यक्त रूप जो है अव्यवस्थित भाव व्यक्ति कभी भी कला के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हो सकती और ना ही किसी दर्शक को भी प्रभावित कर सकती है। मान लीजिए मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहा हूँ, तो आपको लगता है कि मैं एक बढ़िया सा जो है ड्राइंग ना लगाऊं, मैं ये कलर ना लगाऊं, मैं इन अंकल को ना लगाऊं, मैं कि यहाँ पर देशभक्ति गीत ना लिखूं, मैं यहाँ पर नृत्य करती हुई बालाओं को ना लगाऊं, मैं यहाँ पर एक कलाकृति ना लगाऊं जो बहुत प्यारा लग रहा है, मैं यहाँ पर जो टेक्स्ट ना लिखूं यानी कि जो अक्षर ना लिखूं, मैं इसको जो है जो आपका कलर जो है एक जो है रेड कलर में ना दूं ताकि जो है अलग ही जो परिभाषा है इसको दिखा रहा हो। तो क्या लगता है आपको, जो मैं व्यवस्थित जो कलाकारी कर रहा हूँ वो अगर आपको व्यवस्थित न दिया जाए यानी कि, तो क्या है? ये कला कहलाएगी? ये भी कला ही है, कला का ही रूप है। तो क्या मैं आपको प्रभावित कर सकता हूँ? मेरा कोई तालमेल न बैठा हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, कहीं ईंट है कहीं करोड़ा है, और बहन का जो भी बोलते हैं उसको ला से जो बनता है, तो वो वाली फीलिंग आई ना, ये तो ससुरा बहन का घोड़ा है, ये तो ससुरा समझ पा रहा नहीं, क्या निकलेगा? फीलिंग गाली ही निकलेगी मन से। क्यों? क्योंकि मैं आपको दे तो रहा हूँ, वहाँ पर अव्यवस्थित है, तो वो क्या है? किसी भी दर्शक को प्रभावित नहीं कर सकती। ठीक है, तो वास्तुकला हो जाती है, कला में गीत संगीत हो जाता है, नृत्य हो जाता है, कोई काव्य है, कोई लिखित में आप काव्य है, कोई फोटो बनाई है, कोई कला मतलब मैंने पिक्चर बनाई है, आदि को कला के रूप में स्वीकार किया तो जाता है। लेकिन कब किया जाता है? उसको को व्यवस्थित रूप में किया जाता है, बढ़िया से एकदम। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? कला दर्शक की भावनाओं क्या महसूस करता हूँ, उसके जो विचार हैं उसको उत्तेजित या प्रेरित करने का भी कार्य करता है। मान लीजिए मैं म्यूजिक का बहुत बड़ा शौकीन हूँ, खासकर सुबह के समय, मतलब अब जीवन में और भी हैं, म्यूजिक अपने आप में एक बहुत बड़ा मुझे स्वाद सा महसूस होता है, लेकिन कभी कभी मूड के हिसाब से होता है, तो वो मुझे उत्तेजित करता है, प्रेरित भी करता है।
समझ पा रहे हैं? मतलब अंदर से भाव निकल के आता है, हाय 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 हाय, महसूस करता हूँ मैं कोई और नहीं महसूस कर सकता। समझ पा रहे हैं? तो मुझे क्या करता है, उत्तेजित करता है, मेरी फीलिंग्स को जगाता है और प्रेरित करने का कार्य भी करती है। तो समग्र रूप से कला उसे कहा जाता है जो सौंदर्य की अभिव्यक्ति करता है, सौंदर्य को अभिव्यक्त करता है, साथ ही मन को सुखद अनुभूति यानी कि शांति, एकदम अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग को क्या करता है, देता है और शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। तो वो क्या कहलाता है, कला कहलाता है। तो देशभक्ति गीत जैसे होता है, कुछ जो कुछ मैंने तुमको पढ़ाया उसमें कुछ भी झूठ नहीं, भाषा से भाषा न मिले तो इसका मतलब फूट नहीं, एक डाली पर रहकर, एक डाली पर रहकर जैसे फूल जुदा है पात जुदा, ठीक है, बुरा नहीं गर यूं ही वतन में धर्म जुदा हो जात जुदा हो अपने वतन में। ये क्या है, ठीक है, समझ पा रहे ना? तो ये एक देशभक्ति गीत हो गया, ये हमारे मन को शांति देता है, अच्छा लगता है। क्लियर हुआ? मान लीजिए कुछ लोगों को कलाएं देखना पसंद, मतलब डांस देखना, जैसे डांस देखने में कई कई जो स्टेप होते हैं, जैसे कुछ लोगों को कमर हिलना जो है, हिलती हुई डांस के समय कमर हिलना जो है लोगों को बहुत पसंद आता है, जो इस तरह से लेफ्ट राइट, कविता सुनी होगी, कमर तेरी लेफ्ट राइट हिल ले, तो वो क्या है, एक मन को गीत है, वो संगीत है और उसमें क्या है, नृत्य भी एक भाव है। तो वो क्या कर रहा है, मन को अनुभूति प्रदान होती है। समझ पा रहा ना? कमर तेरी लेफ्ट राइट हिल ले, ऐसे कुछ कविता मैंने सुनी है, अभी एकदम गाना चल रहा है पुदीना पुदीना, ऐसे कुछ मैंने अभी 2-4 दिन में पहले सुना था, तो बड़ा मन को अच्छा लगा यार। एक बार गलती सुन लिया था, एक बार फिर दोबारा यार सुनने को मिला, अब वो गलती से सुन लिया, वो दिमाग पे चढ़ गया, अब वो मैंने 8-10 बार सुना तो यार बड़ा अच्छा लगा। ऐसी कुछ कविता है, ले लो पुदीना पुदीना, अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने जाता है और बहुत तकलीफ हो रही है, तो वो एक भाव निकालता है पुदीना आ इस तरह से। तो वो क्या है, वो देखा जाए तो गंदा लगता है, लेकिन 1-2 बार सुना तो बड़ा अच्छा लगा यार। वैसे गलत जहाँ मैंने चाहे, मतलब अच्छा लगा, अब मुझे अच्छा लगा, किसी को वो गंदा लगा हो, अब हम क्या कर सकते हैं, वो लगा बस, ठीक है। अभी कविता जैसे बादशाह की कविता है कि 9 एकड़ में फार्म, फार्म पे घोड़े, घोड़े पे तू चढ़ेगी क्या। तो ये क्या है, ये कला है, संगीत है। तो हो सकता है वो बादशाह को कोई पसंद ना करता हो, उसकी शक्ल छोड़ो आवाज़ भी पसंद ना करता हो। कभी कभी बादशाह की शक्ल पसंद नहीं आती है, आवाज़ भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि जो है उसका एक ही भाव जाता है, वो थोड़ा सा गंदगी फैलाता है। लेकिन वो जो है लड़की जो गाती है, पता नहीं क्या गाना गाती है, पानी पानी हो गई, ऐसी कुछ कविता निकलती है कि सैया ने मुझे ऐसे देखा कि मैं पानी पानी हो गई। तो अब वो होता क्या है कि वो हेडफोन लगा लिया और गाना जो है जियो सावन पे चल रहा है, तो कभी कभी लेटेस्ट में आ गया ये वाला, तो हमने अच्छा लगे, 1 बार 2 बार, तीसरी बार में फिर मन कर गया यार वो एक गाना सा। तो ये क्या है, ये भाव ही तो है, अच्छा लग गया, पहली बार सुना नहीं अच्छा लगा, दूसरी बार गलती से आ गया नहीं अच्छा लगा, तीसरी बार में बड़ा अच्छा लगा, ऐसे होता है। अब ये सुनते 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 क्या है, फिर ये बेकार हो जाएगा। जब एक जमाना था, मैं छोटा सा था, एक गाना था, शायद पुराना मॉडल, अगर ये वीडियो देख रहा हो तो गाना था झलक दिखला जा, भाई 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 भाई, जब उस समय चलता था तो रोंगटे खड़े हो जाया करते थे। जो मेरे पहरेदार थे, जो ये पहरेदारी करते हैं, वो खड़े हो जाया करते थे, और तो कुछ खड़ा नहीं होता था, मतलब पहरेदार मेरे खड़े, पहरेदार मतलब ये रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक गाना था झलक दिखला जा, एक कैलाश खेर का गाना था, उसको मेरी मतलब अजय अलग ही लगता था उस समय जब आया था। गाना था कैलाश खेर, सन 2000 की बात, 4 की बात थी, उस समय आया था। गाना का नाम था ढोल बजदा और तुम्बा बजदा। ये गाना है जो आज भी मन को बड़ा शांति देता है। जब वो शुरू होता है तो वो जो है, मतलब ये भाव ही तो है। लोगों को हो सकता है गाना पसंद ना हो, लोगों को म्यूजिक सुनना ही पसंद नहीं। मेरे एक मित्र हैं, बहुत प्यारे मित्र हैं, लेकिन वो कभी मूवी देखना पसंद नहीं करते हैं। जीवन में मूवी देखना भी एक अच्छी है, बस अब वो वाली मूवी नहीं जिसकी आवाज़ बंद करके देखते हैं, वो लोग देखते हैं, वो उनकी हेडक है। हम वो आवाज़ वाली नहीं, जिसमें आवाज़ मतलब आती है, मतलब इंग्लिश मूवी है जिसको हिंदी में डब करके देखते हैं। हॉलीवुड है, बॉलीवुड है। अभी लगभग बॉलीवुड का देखा जाए तो लगभग 10 साल का जो समय काल है उसमें मैंने बॉलीवुड की मूवी नहीं देखी है, घटियापन की हदें थोड़ी सी पार कर दी है। पुराने 10 साल से पहले की अच्छी लगती है मुझे, तो वो है, तो वो भाव है, कैसा कौन पसंद करता है, ठीक है, क्लियर होना ना। तो जैसे कि अभी एक गाना मेरा फेवरेट की अगर बात करूं तो अच्छा लग जाता है, भीगे होंठ तेरे। अब ये भाव आपका है कि ये भीगे होंठ तेरे, तो ये क्या है, आपको वैसे कहें तो ये गंदा लगेगा, लेकिन जब वो शुरू होता है ना, जब ट्यून बजती है शुरू की, उसकी वजह से ये अच्छा लगता है। पता नहीं किस तरह से वो बजता है, तो वो शुरुआत जब होती है, बोल नहीं बता रहे हो, जब वो म्यूजिक बजता है वो प्यारा लगता है।
फिर उसमें जब बोल रहे हैं तो वो अच्छे लग जाते हैं। तो ये कला है, कला में क्या आ जाती है, वास्तुकला, गीत संगीत, नृत्य, काव्य, चित्रांकन, ठीक है। चलिए चलिए, तो कला के रूप देख लेते हैं। कला के जो है आपको दो रूप देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से दो रूप हैं, तो एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6, हाँ, कला के रूप देख लेते हैं। कला के जो रूप हैं उनकी अगर बात करें तो कला के दो रूप हैं या कहें दो भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला जो आ जाता है वो आ जाता है उपयोगी कला, जिसको हम शिल्प कला या यूजफुल आर्ट कहते हैं, ठीक है। यूजफुल आर्ट का मतलब जिसका हम उपयोग करते हैं वो आपकी कला में उपयोगी कला या शिल्प कला या फिर यूजफुल आर्ट में वो रखा जाता है। दूसरी जो होती है जिसमें आपके कहते हैं ललित कला, फाइन आर्ट बोलते हैं इसको। ये जो है आपका ज़्यादा इसका उपयोग नहीं होता है, लेकिन जैसे कि हमें कोई पेंटिंग पसंद है या फिर इस तरह की कोई चीज़ है तो उसको फाइन आर्ट बोलते हैं। वो उपयोगी तो नहीं होती लेकिन मन को शांति बहुत देती है, प्यारी लगती है देखने में। किसी रूम में रखी हो, किसी के घर में देखने को मिल जाए। हॉलीवुड मूवीज जो होती हैं अक्सर जो है वहाँ पर जो है अक्सर आपने देखने को मिल जाएगा इस तरह की चीज़ें। आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं शिल्प कला या ललित कला। शिल्प कला तथा ललित कला में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। उपयोगी कला या शिल्प कला थोड़ा सा देखते हैं, यूजफुल आर्ट को थोड़ा सा देखते हैं। तो कला के इस रूप के अंतर्गत वे कलाएं शामिल की जाती हैं जो हमारी दैनिक जरूरतों या आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित होती हैं, ठीक है। जैसे कि खान पान से जुड़ी हुई कोई कला हो जाती है, वस्त्र आभूषण से जुड़ी हुई हो जाती है, निवास आवास या शिल्प को इसमें क्या होते हैं, इसके तहत जो है शामिल किया जाता है। किसके तहत, आपका उपयोगी कला है शिल्प कला के। फिर से बता दूं, उपयोगी कला या शिल्प कला इसके अंतर्गत वे कलाएं शामिल की जाती हैं जो हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हों, चाहे फिर वो खान पान से संबंधित हो, वस्त्र आभूषण से संबंधित हो, निवास आवास या शिल्प से संबंधित हो, तो इसके अंतर्गत आपका रखा जाता है। दूसरा आ जाता है ललित कला। ललित कला की अगर बात करें इसको फाइन आर्ट के नाम से जानते हैं। कला का वह रूप जिससे सौंदर्य की अनुभूति होती है, आनंद की प्राप्ति तथा मानव चेतना का विकास होता है, उसको हम क्या कह देते हैं, ललित कला कहते हैं। फिर से बता दूं, फाइन आर्ट्स में क्या होता है, सौंदर्य की अनुभूति। मान लीजिए कोई पिक्चर है तो पिक्चर आप लगा के रखे हैं, मतलब कोई आपने पेंटिंग बनाई है तो पेंटिंग बना दी, मान लीजिए रखी हुई है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर रखी हुई है, उसको देख रहा है, मेरी आत्मा जो है उसको देख के तृप्त हो जाती है, वाह भाई वाह। अब भाई बैठे हुए हैं, अच्छा लग रहा है, ना तो उससे पेट भर रहा है, ना ही उसे हम पहन सकते हैं, ना ही उसमें हम रह सकते हैं, ना ही उसे हम कहीं किसी को जो है देंगे। हो सकता है सामने वाले को मैंने कोई पेंटिंग दी, अब उसे अच्छी ना लगे, सौंदर्य की अनुभूति हो रही है इससे, मतलब आनंदित हो रहा है मन, ठीक है, मानव चेतना का विकास होता है। तो ऐसी कला को क्या कहते हैं, ललित कला या फाइन आर्ट कहते हैं। यह किसी भी संस्कृति की समृद्धि के स्तर का परिचय प्रदान करती है। ललित कलाओं के रूपों की अगर बात की जाए तो 5 रूपों को स्वीकार किया गया है। सबसे पहले आ जाता है वास्तुकला या फिर स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर जिसको हम कहते हैं। दूसरा आ जाता है चित्रकला यानी कि पेंटिंग जिसको हम कहते हैं। तीसरा आ जाता है मूर्ति कला या चौथा आ जाता है आपका संगीत कला या म्यूजिक, ठीक। पांचवा आ जाता है काव्य कला या पोइट्री, ठीक। क्योंकि पोइट्री आप जैसे आपको भूख लग रही है, बात को समझना, मतलब वो सीधे शब्दों में मैं आपको बताऊं, पोइट्री है तो क्या आप पोइट्री खा के पेट भर सकते हैं, म्यूजिक सुन के क्या पेट भर सकते हैं, मूर्ति कला क्या खा सकते हैं, क्या चित्रकला क्या खा सकते हैं, वास्तुकला या स्थापत्य कला क्या खा सकते हैं, नहीं ना। मैं बात कर रहा हूँ उपयोगी कला, नहीं है ये ललित कला है, इससे मन को आनंद मिलता है, मतलब म्यूजिक सुन रहा तो मन को आनंद मिला है। क्लियर हुआ ना। चलिए थोड़ा देखते हैं, What is the fine art? Fine art is the end result of a creative processes where artists using their chosen, ठीक, medium make the statements, apply reference और ask questions about society and life, ठीक। उपयोगी कला में आप देख सकते हैं जैसे झाड़ू हो गई, डलिया वगैरह बनाई हैं, ये फुलवा बनाई हैं, ये उपयोगी कला में आ जाते हैं, ठीक है। ये जैसे टोकरी बनी हुई है उपयोगी कला में आ जाती है, क्योंकि हम दिनचर्या जो है उसमें अक्सर जो है इसका उपयोग वगैरह हमें करना पड़ता है, या फिर इसको आप लोग कहीं ना कहीं किसी भी रूप में आपको देखने को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहला रूप देखते हैं वास्तुकला या स्थापत्य कला में ही हम समझते हैं थोड़ा सा। वास्तुकला स्थापत्य कला ये फाइन आर्ट का रूप है, आर्किटेक्चर जिसको कहते हैं। इसके अंदर किसी इमारत, भवन, किले, धार्मिक स्थल, पुल और बांध आदि के निर्माण की कला को शामिल किया जाता है। किसमें, आपका आर्किटेक्चर में आता है, वास्तुकला या फिर स्थापत्य कला में, ठीक है। ये फाइन आर्ट का एक रूप है। नेक्स्ट देखते हैं पेंटिंग।
पेंटिंग को समझते हैं। पेंटिंग जिसको हम चित्रकला कहते हैं, किसी मानव, पशु, पेड़ पौधों, प्राकृतिक दृश्य आदि के चित्रांकन से संबंधित कला जो है आपकी क्या कहलाती है? चित्रकला कहलाती है। अगर किसी का भी हम चित्र बनाते हैं तो वो आपका चित्रकला में आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्यारा प्यारा लग रहा है ये, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्रकला जो है इस तरह से, ठीक है। चलिए, जैसे हम जब छोटे हुआ करते तो हम झोपड़ी बनाया करते थे। नेक्स्ट देखते हैं, मूर्तिकला देखते हैं, ठीक है। मूर्तिकला की बात करें तो ये भी आपका फाइन आर्ट में ही आता है मूर्तिकला। तो इसके अंतर्गत किसी वस्तु का रूप, रंग एवं आकार निर्मित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में ही संगीत कला की बात करें तो इसको भी आप जानते हैं। संगीत कला किसी व्यक्ति के द्वारा गायन अथवा किसी वाद्य यंत्र के वादन के द्वारा उत्पन्न कर्णप्रिय ध्वनि, यानी कि ऐसी ध्वनि जो हमें कानों को प्रिय हो या फिर अच्छी लगती हो या सुनने में अच्छा लगता हो, संगीत के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्योंकि आप कहें संगीत कला वो है, मतलब हम कोई वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, मन किसी को मान लीजिए कुछ लोग टेम्पो से ही आवाज़ निकाल लेते हैं, तो ध्वनि सारी अच्छी नहीं लगती, मतलब वाद्य यंत्र कर्णप्रिय जो कानों को अच्छी लगती हो तो वही संगीत होगा, ठीक है। नहीं तो जो कानों को अच्छा ना लगता उसको शोर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं काव्य कला। किसमें? काव्य कला, पोएट्री जिसको हम कहते हैं। यहाँ यह किसी भी भाषा में भावों अथवा विचारों को शब्दों में अभिव्यक्त करने की कला को हम क्या कह देते हैं? काव्य कला कहते हैं। ये फाइन आर्ट में आपका आता है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय कला की विशेषताएं देख लेते हैं। भारतीय कला की विशेषताएं, तो भारतीय कला धर्म से क्या है? गहन संबंध रहा है तथा कला के प्रत्येक रूप में धर्म से संबंधित विषयों का व्यापक प्रयोग हुआ है। आप चाहे कहीं पर भी चले जाइए, खजुराहो चले जाइए या फिर आप जैन मंदिर ले लीजिए, जो आपका जो है अंकुर वाट मंदिर ले लीजिए, या फिर किसी ऐसे मंदिर को ले लीजिए, तो उसमें उस कला में आप किसका मिल जाएगा? आपको किसका वो मिलेगा? आपको किसका? धर्म से संबंध मिलेगा। फिर से बता दूं, भारतीय कला की मैं बात कर रहा हूँ, एक मिनट। भारतीय कला की मैं बात करूँ, भारतीय कला का धर्म से गहन संबंध रहा है तथा कला के प्रत्येक रूप में धर्म से संबंधित विषयों का व्यापक प्रयोग हुआ है। भारतीय कला के रूपों में प्राकृतिक सौंदर्य, मानवीय सौंदर्य, देवीय सौंदर्य आदि की प्रमुखता से अभिव्यक्ति होती है। फिर से बता दूं, क्या है आपका? क्या मिल जाएगा? आपका प्राकृतिक सौंदर्य, जैसे कि आपका नदी है, झरना है, पेड़ है, पौधा है। मानवीय सौंदर्य, आपका प्राकृतिक सौंदर्य में आपका पशु पक्षी भी आ जाते हैं। मानवीय सौंदर्य की बात करें तो मनुष्य की आकृतियाँ उसमें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर जो है मानवीय सौंदर्य आप देख सकते हैं इस तरह से, ये मानवीय सौंदर्य है। इसके साथ ही आपको क्या मिल जाएगा? दैवीय सौंदर्य, जो देवियाँ होती हैं उनकी मूर्तियाँ भी आपको प्रमुखता से देखने को मिलती हैं। भारतीय कलाकारों ने हमेशा कला को महत्व दिया है, ना कि व्यक्तिगत ख्याति को। जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत बड़े जो है सिंगर हैं, तो उन्होंने किसको महत्व दिया? अपने आप को, यानी कि व्यक्तिगत ख्याति को महत्व नहीं दिया, बल्कि किसको दिया है? उस कला को महत्व दिया है। या फिर मान लीजिए कोई मतलब बहुत बड़ा जो है बिल्डर है, जो क्या है एक मतलब वास्तुकला का बहुत बड़ा प्रेमी है, जो बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग को डिजाइन करता है, तो बिल्डिंग्स को ज़्यादा दिया है, ना कि अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पर जो है जितना भी फोकस कर रहा है उस कला पे कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कोई सिंगर है, तो सिंगर अपना गाना गाता है, ज़्यादातर वो पीछे देखने को मिलेगा, अपने बस भाव को देता है, जो फीलिंग होती है। मान लीजिए कोई मूवी बनाता है, मान लीजिए कोई मूर्तिकार है, मान लीजिए कोई संगीतकार है। संगीतकार में जैसे कोई वाद्य यंत्र वादक है, जैसे तबला वादक, तो कितने लोगों ने तबला वादक को देखा होगा, कितने लोगों ने सितार वादक को देखा होगा। आपने लेकिन सितार की ध्वनि सुनी होगी, समझ पा रहा ना? चलिए, प्रतीकात्मक भारतीय कला की यह प्रमुख विशेषता रही है कि भारतीय कला में प्रतीकों के माध्यम से भाव अभिव्यक्ति को विशेष महत्व दिया जाए। प्रतीकात्मक का मतलब जो मतलब एक तरह से मान लीजिए कोई संकेत वगैरह, जैसे कि आपको भगवान बुद्ध की मूर्ति देखने को मिल जाएगी, जो 5 रूपों में 5 जो उनको रूप देखने को मिल जाते, किस तरह से जो हाथ क्या कर रहा है, इस तरह की मूर्ति, इस तरह की जो है पता नहीं किस तरह से जो है इस तरह का हाथ करते हैं और तरह तरह का वो करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि भाव अभिव्यक्ति की को विशेष महत्व दिया जाता है। इसके अलावा भारतीय कला में कई बार भारतीय लोक जीवन के वैविध्य को भी प्रतिबिंबित किया जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कहीं भी कोई कला है, या फिर मान लीजिए कोई मूवी बन रही है, या फिर मान लीजिए कोई संगीतकार है, या फिर मान लीजिए कोई
मूर्तिकार तो भारतीय जो लोक जीवन है, लोक का मतलब जो लोकल जीवन होता है, क्योंकि हम लोग जो मूवी में देखते हैं वो वास्तविक जीवन नहीं होता है। हम जैसे मूवी में दिखाते हैं जो हमारी बोली होती है वो वास्तविक बोलचाल की बोली नहीं होती है, हम बोली अलग होती है। हमारा जो हिंदी मूवी में दिखा रहा है वो इस तरह से हम बात नहीं करते हैं। हम अपने भारतीय मतलब लोकल जो हमारा होता है बोली होती है, स्थानीय भाषा होती है, उसमें बात करते हैं। हमारा रहन सहन जो मूवी में दिखाते हैं वो नहीं होता है। अब मान लीजिए हम मूवी वाले थोड़ी ना है, जैसे मूवी में टीचर दिखाए जाते हैं, भैया हमारे पीछे जो है चड्डी हमारी सूख रही है, तो सूख रही है मजबूरी, हमारा एक ही रूम है भैया, रूम तो एक ही है, हमरे को इसमें तो कोई 2-4 करोड़ रुपया तो मिलता नहीं है, नहीं हमने कोई इसको कंपनी बना रखा है। तो जो वास्तविकता है, हमारी जो कला है, जो भाव है, हम देना चाहते हैं। अब रूप क्या है? लोक जीवन है। लोक जीवन का मतलब जैसे हम रहते हैं, यहाँ पर जो है हमारा जो है गिलास रखा हुआ है, ये हमारा फ़ोन रखा हुआ है, समझ पा रहा है? ये हमारा फ़ोन रखा हुआ है, ये हमारा जो है कटोरी रखा हुआ है, अभी हम इसमें जो है चटनी रखी हुई थी समोसे की। हमारा लोक जीवन है, ऐसे जीते हैं हम ऐसे। तो हमारा यहाँ पर क्या करें, पीछे जो है क्या करते हैं, एसी लगवा दें, पीछे क्या करते हैं बढ़िया बढ़िया एकदम रंग डिजाइन नहीं है ना ये सब। हम कलाकार एक तरह से, मैं भी एक भाव ही तो दे रहा हूँ, मैं जितना जानता हूँ उतना देने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर हो रहा ना? तो जो मैं अपने ये जो चीज़ें हैं जो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा पा रहा हूँ, तो ये मैंने कलाकारी ही तो की है। यहाँ पर क्या है, मैं अपने को क्या बताऊँ, जो चीज़ है वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो लोक जीवन के वैविध्य को प्रतिबिंबित किया जाता है। तो आपको दिख रहा होगा कि अनुराग मिश्रा जो है एक लड़का है, सादा सिंपल तो नहीं कहेंगे, मतलब जितना भी है उतना है। मैं बैठा हुआ हूँ। अब आप ये सोचेंगे यही एक शर्ट है, नहीं, ये वाला यूट्यूब की वीडियो में आ जाती है, तो जब वीडियो बनाने जाता हूँ तो यही पहन लेता हूँ। पीछे हमारी चड्डी सूख रही है और वो पैंट सूख रहा है, तो हम उसको कहाँ छुपा के रखें? बाहर पानी बरस रहा है यार, अंधेरा है, तो यहाँ पे टांग दिया है, पंखा चलता है तो जल्दी सूख जाता है। क्लियर हो रहा है ना? तो ये लोक जीवन को क्या कर रहा है, प्रतिबिंबित कर रहा है। क्लियर हुआ? साफ दिख रहा है, ऐसे ही एक आम व्यक्ति होता है। क्लियर हुआ ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी में भाषा एवं साहित्य के बारे में बात करते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। देखो ये लोक जीवन तो यही ससुरा मच्छर लग रहा है, हम ऑल आउट लगाए हुए हैं, पता नहीं है मतलब किस तरह से। कविता सुनी है ना हमारा, क्या है कविता यार, सुनी थी मैंने कल ही परसों, पता नहीं वो कौन सा नशा करता है, हर एक लड़के से वफा करता है। वैसे पता नहीं बच्चे कौन सा नशा करके आते हैं, इन्हें ऑल आउट का नशा ही नहीं हो रहा है। और ऑल आउट वाले कंपनी वाले देखिए कितने हरामखोर हैं, ये मच्छरों को केवल बेहोश करते हैं। अगर मच्छर मर जाएंगे तो दोबारा ऑल आउट लगाएंगे ही नहीं। कितना मतलब देखिए, मतलब हर एक चीज़ जो है रखते हैं ये, आपको समझ पा रहे हैं? मच्छरों केवल बेहोश करते हैं इसलिए कि ये बेहोश हो जाएंगे, कल सुबह इनकी ड्यूटी फिर से शुरू हो जाएगी। अगर ये मर ही जाएंगे तो साला जो है ऑल आउट लेगा कौन? बात को समझ पा रहे हैं? ऑल आउट लेगा कौन? तो इसलिए मच्छरों को केवल बेहोश करते हैं। सारी जितनी भी कंपनियां होती हैं मच्छरों को बेहोश करते हैं। वो थोड़ी बहुत देर जो है उन्हें नशा हो जाता है, उठ के बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं भैया किसने लगाया, किधर था? बस यही जीवन है और इसी तरह से जीवन जो है काम करता है। तो आइए समझते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, इसी में ही भाषा एवं साहित्य के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भाषा एवं साहित्य, आइए समझते हैं। भारतीय भाषा एवं साहित्य, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है, आपको पता ही होगा। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़े जा सकने के कारण उसकी भाषा की जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। वैदिक काल में आने वाले आर्यों की भाषा जो थी संस्कृत थी। इस काल की अगर बात की जाए तो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक वेदों की रचना संस्कृत में ही हुई थी। तमिल भाषा की बात करते हैं, थोड़ी सी तमिल की बात करते हैं। सभी दृढ़ भाषा जो है परिवारों की जन्मी रही है। कौन? तमिल। फिर से बता दूं, तमिल भाषा को सभी दृढ़ भाषा जो दक्षिण वाली क्षेत्र की जो है भाषाएं हैं वो सभी जो है आपको किससे जुड़ी हुई मिलेंगी? तमिल से जुड़ी हुई मिलेंगी। तो सभी दक्षिणी भाषाएं जो है उसका जैसे कन्नड़ है, तेलुगु है, इस तरह से, तो तमिल भाषा की ही वो क्या है, मम्मी है, या फिर वो तमिल भाषा जो है उन सबकी क्या है, मम्मी है। तमिल भाषा का प्राचीन ग्रंथ जो है तोलकाप्पियम को, तमिल भाषा का जो प्राचीन ग्रंथ है उसका क्या नाम है, तोलकाप्पियम को माना जाता है। यह तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। ननन्या को तेलुगु आदि का कवि माना जाता है, तेलुगु का आदि कवि माना जाता है, यानी शुरुआत का कवि माना जाता है, जिन्होंने महाभारत के कुछ अंशों का तेलुगु में अनुवाद किया था। तेलुगु की प्रथम रामायण गौन्ना बद्ध रेड्डी कृत रंगनाथ रामायण थी। ठीक है, एक बार मैं हल्का सा इसमें थोड़ा सा अपनी तरफ से बता दूं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो थी उसमें क्या कितनी 22 भाषाओं को जोड़ा गया है।
संविधान में 22 भाषाओं को जोड़ा गया है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़े जा सकने के कारण उसकी भाषा की जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है कि हड़प्पा में किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा की अगर बात की जाए, जो हड़प्पा, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे वहाँ पर आप देखेंगे कि हड़प्पा संस्कृति जो थी वहाँ पर प्रतीकात्मक और जो भावात्मक जो था, जैसे हमें कोई दिख रहा है कि हमारे जो अंदर भाव आ रहा है कि खुजली का, मान लीजिए हमें खुजली हो रही है कहीं पर, तो हमने खुजली का चित्र बना दिया। हमने लिखना है खुजली, तो हमने खुजली का चित्र बना दिया। या फिर मान लीजिए हम लिखना चाह रहे हैं अंगूर, तो हमने वहाँ अंगूर का चित्र बना दिया, अंगूर का। तो भावात्मक, तो इस तरह से क्या है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाषा थी उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो हमें ये ज्ञात नहीं होता है कि वो कौन सी भाषा है। आगे बढ़ जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद बात आ जाती है आपकी वैदिक काल की। तो वैदिक काल की अगर बात की जाए तो वहाँ पर वैदिक काल में आपकी आर्यों की भाषा जो मानी जाती है वो संस्कृत मानी जाती है, और संस्कृत में आपके बहुत सारे ग्रंथ आपको देखने को मिल जाएंगे। इस काल की अगर बात करें 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के वेदों की रचना जो है संस्कृत में हुई थी। ठीक है, क्लियर हुआ ना। तमिल भाषा को सभी दृढ़ भाषा परिवार की जननी माना जाता है। तमिल भाषा का प्राचीन ग्रंथ जो है तोल्काप्पियम को माना जाता है। इसको मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16वीं सदी में राजा कृष्णदेव राय का काल जो है तेलुगु साहित्य का क्या माना जाता है, स्वर्ण युग माना जाता है। फिर से बता दूं, 16वीं सदी में राजा कृष्णदेव राय का जो काल था उसको तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन पीरियड माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको राजा श्री कृष्णदेव राय दिख जाएंगे। यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको, इनके बारे में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो लोग जो है वंश के थे ये। हिंदी का उद्भव की अगर बात की जाए तो 1000 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। ठीक है, प्राचीन हिंदी को परनिष्ठित अपभ्रंश से अलग करने के लिए अब हट्ट नाम दिया है। अब परिनिष्ठित क्या होता है, किसी भाषा को पूरी तरह से व्याकरण के द्वारा शुद्ध कर दिया जाए। यानी कि जैसे मैं कोई बात कर रहा हूँ तो मैं बात करते करते अगर देखा जाए तो आपको कुछ शब्द हिंदी के भी मिलेंगे, कुछ शब्द जो इंग्लिश के भी मिलेंगे, तमिल के तो नहीं इस्तेमाल करते हैं, भोजपुरी का कभी कभी कोई शब्द आ जाता है, कोई जो है उर्दू का भी आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह के शब्द जो है ये परनिष्ठित नहीं है। हिंदी तो बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन परनिष्ठित नहीं है, यानी कि पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। तो परनिष्ठित अपभ्रंश से अलग करने के लिए अपहट्ट का नाम दिया है। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा जाता है, जिसमें आपका आ जाता है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, हिंदी साहित्य की मैंने क्या बताई, काल विभाजन की बात की तो आदिकाल जिसको हम वीर गाथा काल भी कहते हैं, पूर्व मध्यकाल जिसको भक्ति काल भी कहते हैं, उत्तर मध्यकाल जिसको हम रीतिकाल भी कहते हैं, आधुनिक काल जिसको हम गद्य काल भी कहते हैं। आदिकाल के कवियों में आपका सिद्ध, जैन और वीर रस के कवि। ठीक है, मैं फिर से बता दूं आदिकाल के कवियों में मैंने क्या बताया, सिद्ध, जैन, नामपंथी और वीर रस के कवि थे। चंद्रवरदाय की पृथ्वीराज रासों को आदिकाल का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। चंद्रवरदाय जो थे उनका पृथ्वीराज रासो जो नाम का जो ग्रंथ था वो आपका आदिकाल का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भक्ति काल की बात करें, यानी पूर्व मध्यकाल या फिर भक्ति काल। भक्ति काल में कवियों की अगर बात की जाए तो कबीर आ जाते हैं, नानक आ जाते हैं जिसको गुरु नानक देव कहते हैं, सूरदास आ जाते हैं और तुलसीदास आदि प्रमुख कवि थे। ठीक है, ये आपके भक्ति काल की आपके रैदास हो जाते हैं, सूरदास हो जाते हैं, कालिदास हो जाते हैं, ये आपके भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। ठीक है, गुरु नानक देव भी क्या जाते हैं इस तरह से। भक्ति काल के कवियों ने ठीक है कवियों ने राजतंत्र का विरोध किया और आम जनता के हितों के लिए अपनी वाणी द्वारा संघर्ष किया। भक्ति काल के कवियों ने भक्ति परक और नीति परक रचनाओं द्वारा आम लोगों में संघर्ष करने की शक्ति का संचार किया। ठीक है, ये आपके नंददास हो गए, गुरु नानक देव हो गए। ठीक है, इस तरह से ये आपके वो क्या बोलते हैं इनको, कबीरदास हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रीतिकाल के प्रमुख कवि जो थे आपके चिंतामणि, बिहारी लाल, मंडन भूषण और पद्मकार थे। रीतिकाल आपका हो जाता है उत्तर मध्यकाल जिसको हम कहते हैं। महाकवि बिहारी जो है आपके यहीं पर आपको देखने को मिल जाएंगे। महाकवि बिहारी का जन्म ग्वालियर के निकट वसुबा गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। ठीक है,
ठीक है, और इनकी मृत्यु जो थी 1720 में हो जाती है। आपको समझ में आ गया होगा हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल का नामकरण, अलंकृत काल, श्रृंगार काल, अलंकार काल और कला काल। ठीक, यहाँ पर जो है हिंदी की बात करें तो आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। आदिकाल की वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल आपका भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल आपका रीतिकाल और आधुनिक काल आपका गद्यकाल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी में। आधुनिक काल में खड़ी बोली काव्य का विकास तथा खड़ी बोली में कविताओं का संकलन ब्रजभाषा की जगह हुआ है। आधुनिक काल को 4 अवस्थाओं भारतेंदु काल युग या कहें दूसरा द्विवेदी युग, छायावादी युग तथा समकालीन युग में बांटा गया है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता यानी कि पापा कहा जाता है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ठीक है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या कहा गया है इन्हें? आधुनिक हिंदी साहित्य का पापा यानी कि पिता कहा गया है। मैथिली शरण गुप्त को भारत का राष्ट्रीय कवि माना गया है। मैथिली शरण गुप्त को भारत का राष्ट्रीय कवि माना गया है। ठीक है, तो हिंदी युग की बात करें तो भारतेंदु युग आपको 1850 से लेकर 900 ईस्वी तक, द्विवेदी युग 900 से लेकर 920 ईस्वी तक, छायावादी युग 920 से लेकर 936 ईस्वी तक, प्रगतिवादी युग 1936 से लेकर 943 वो 1900 है, प्रयोगवादी युग 1943 से लेकर 1950 तक और नई कविता युग जिसको हम कह सकते हैं तो 1950 से लेकर अब तक का जो समय काल है उसको नई कविता का युग माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कन्नड़ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कन्नड़ भाषा का प्रथम साहित्य जो था निरपतुंग या अमोघ वर्ष द्वारा रचित कविराज मार्ग को माना जाता है। अमोघ वर्ष द्वारा कृत कविराज मार्ग माना जाता है। 10वीं सदी के प्रमुख कन्नड़ कवि जो थे पंप पुन रत्न को रत्नत्रय के नाम से जाना जाता था। फिर से बता दूं 10वीं सदी के प्रमुख कन्नड़ कवि की अगर बात की जाए तो पंप आ जाते हैं, पौन आ जाते हैं और रत्न को आपको रत्नत्रय के नाम से भी जाना जाता है। नरहरि को कन्नड़ वाल्मीकि भी कहा जाता है। नरहरि जो थे अंकल इनको क्या कहा जाता है? कन्नड़ वाल्मीकि, जो कन्नड़ भाषा थे उसके क्या कहे जाते हैं? वाल्मीकि माना जाता है। ये तंत्रसार है अभिनव गुप्त कृत। ठीक है, इसको भी हम देखते हैं। फकीर मोहन सेनापति ने रामायण तथा महाभारत का उड़िया भाषा में अनुवाद किया था। कौन? आपके फकीर मोहन सेनापति के द्वारा क्या किया था? रामायण एवं महाभारत का उड़िया भाषा में अनुवाद किया था। कृष्णदास शर्मा ने रामायण एवं महाभारत का कोंकणी भाषा में अनुवाद किया था। कृष्णदास शर्मा कहाँ हैं आपके? कृष्णदास शर्मा चलिए इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, हम बात आगे करवा देंगे आपकी। कश्मीरी भाषा में सबसे पहला सर्वप्रथम कविता की रचना 11वीं सदी में अभिनव गुप्त कृत तंत्रसार को माना जाता है। ठीक है, अभिनव गुप्त कृत, ठीक है, तंत्रसार, ये क्या माना जाता है? कश्मीरी भाषा में सबसे पहली कविता का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पंजाबी साहित्य का प्रारंभ जो था 12वीं सदी के अंतिम चरण से होता है। इसके प्रथम कवि जो थे बाबा फरीद सकरगंजी थे। गुजराती रासोकृत सालिब सूरी की भारतेंद्र बाहुबली रास को प्राचीनतम माना जाता है। शालिभद्र सूरी थे हमारे अंकल। ठीक है, क्या माना जाता है? इनके द्वारा भारतेंद्र बाहुबली रास को प्राचीनतम माना जाता है गुजराती में। ठीक है, गुजराती रासो ग्रंथ में। ठीक, बाबा फरीउद्दीन गंज सकर या कहते हैं इनको बाबा फरीद सकरगंज। ठीक, तो ये पंजाबी साहित्य का प्रारंभ इन्हीं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में फारसी भाषा एवं साहित्य का आगमन जो था गजनवी एवं गौरी वंश के साथ प्रारंभ हुआ था। गजनवी कहाँ गया हमारा? मोहम्मद गौरी और गजनवी के भारत में आने के साथ ही प्रारंभ हुआ था। अमीर खुसरो और बली को उर्दू साहित्य में उनकी गज़लों के लिए याद किया जाता है। हमारे जो थे, क्या नाम था उनका? अमीर खुसरो और बली को उर्दू साहित्य में उनकी गज़लों के लिए, इनकी जो थी गज़लें जो थी। ठीक है, माइकल मधुसूदन दत्त, मनमोहन घोष, अरविंदो घोष ने अंग्रेजी भाषा में कविताएं लिखी थी। महिलाओं में अगर बात की जाए तो महिलाओं में सरोजनी नायडू ने अंग्रेजी में कविताएं लिखी थी। हमारी मैडम आ जाती हैं सरोजनी नायडू। भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रसार जो था ब्रिटिशों के आगमन में से प्रारंभ हुआ था। भारतीय अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के अग्रदूतों में आपके राजा राम मोहन राय जो हैं प्रमुख हैं। ठीक है, चलिए साथियों धर्म के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ प्रमुख टॉपिक देख लेते हैं धर्म के बारे में। हिंदू धर्म थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला जो है धर्म हिंदू धर्म। हिंदू धर्म की अगर बात की जाए तो हिंदू धर्म
विश्व के प्रमुख धर्मों में सबसे पुराना या कहीं प्राचीनतम माना जाता है। एक ऐसा धर्म है जिसका या कहीं ये एकमात्र ऐसा धर्म है जिसका कोई संस्थापक नहीं था, इसलिए इसे सनातन धर्म कहते हैं। फिर से बता दूं, हिंदू धर्म जो धर्म है वो उसका कोई संस्थापक नहीं था, यानी कि उसको बनाने वाला कोई नहीं था। यह एकमात्र ऐसा धर्म है जिसका कोई क्या नहीं है, जिसका कोई संस्थापक नहीं है, इसे हम सनातन धर्म कहते हैं। क्योंकि अन्य जो धर्म है वो इन्हीं धर्मों को देखकर, यानी कि जो सनातन धर्म है इसी का ही कॉम्पिटिटर आया है। जैसे कि मान लीजिए ये धर्म एक तरह से जैसे नहीं ब्रांड होते हैं, बनाए जाते हैं कि हमारा ब्रांड ले लीजिए, हम जो है हमारा जो है डायरेक्ट कांटेक्ट जो है ईश्वर से है, इस तरह के कॉपी देखते हैं, हमारा जो है डायरेक्ट जो है संदेश हम ईश्वर को पहुँचाते हैं। इस तरह से धर्म जो बनाए जाते हैं कॉम्पिटिशन के रूप में अगर देखा जाए, गौर से देखें कि जो सनातन धर्म था उसके कॉम्पिटिशन में अगर पुराने ज़माने से लेकर चले आए तो वो कुछ ना कुछ बदलाव ला लेकर है वही चीज़, मतलब है इस बस अपने आप को एक व्यक्ति आएगा वो ऐसे करके आशीर्वाद देता हुआ आएगा, वो कहेगा हमको भगवान मानिए, हमारा जो है डायरेक्ट कांटेक्ट जो है सीधा ऊपर हो रहा है। जैसे नहीं कुछ दलाल होते हैं, क्या बोलते हैं उसमें किसमें बोला जाता है, हाँ जैसे आप मान लीजिए कहाँ पर, जैसे विधान संसद है, मंत्रियों के लिए कोई बात पहुंचाने से एक दलाल बीच में होगा, अरे सर यार हमारी बात सुनिए तो सर जी हाँ बताइए सर, हमारा जो है सीधा मंत्री जी से कांटेक्ट है, आप कोई सेवाएं अगर करवाना चाहते हैं तो हमको बताइए ना। अरे यार हम अपनी बिटिया की जो है जॉब लगवाना चाहते हैं, अरे एक बार मंत्री जी से मिलवा देते हैं, हमारी व्यवस्था तुरंत जो है थोड़ा सा समझिए बात को, मंत्री जी तुरंत जॉब लगवा देंगे, हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है मंत्री जी से सीधा। ऐसे जो है यहाँ पर कुछ जो होते हैं नए नए धर्म जो है पैदा होते रहते हैं, और जो है वास्तविक जो है अगर देखा जाए भारत देश में धर्मों का जो है पैदा करने की जो है धरती बोली जा सकती है। यहाँ से बहुत से धर्म निकलकर विदेशों में भी फैल गए हैं, जैसे कि आपका बौद्ध धर्म है, जैन धर्म तो अपने भारत देश में ही काफ़ी है, और बहुत से ऐसे संप्रदाय मिल जाएंगे जो आप जानते भी हैं। कॉम्पिटिटर ही मान लीजिए आपको जो है मुस्लिम जो है, जो इस्लाम धर्म है वो भारत का ही कॉम्पिटिटर ही है। इस्लाम जो है आप क्रिश्चियन ले लीजिए वो कॉम्पिटिटर ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है वो। वहाँ पर कहते हैं कि हमारा सीधा जो है कॉन्टैक्ट उनसे है। इस तरह की बीमारियाँ अक्सर हर धर्म में देखने को मिल जाती हैं। तो ये जो है हमारा, तो इसीलिए हम कहते हैं बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। क्यों? ये जो आदिकाल से चला रहा है हमेशा से, समझ रहे ना, हमेशा से, ठीक है। कभी बस हम लोग उदार रहे हमेशा से, बुद्धम शरणम गच्छामि या फिर अहम ब्रह्मास्मि, जितने भी लोग हैं ना वो मारते किसकी हैं? हिंदू धर्म वालों की मारते हैं। समझ पा रहे हो ना, मतलब हम लोग क्या करते हैं, तुम भी ले लो तुम भी ले लो। यही तो एक कार्ड है कि हिंदू धर्म वाले जो हैं, आपने अक्सर देखा है कभी इस्लाम पे मूवी बनते हुए उसको नंगा, उनके जो है अल्लाह को कभी नंगा करके कहीं उनकी पेंटिंग बनती हुई देखी हो, या किसी जो है क्रिश्चियन की ईसा मसीह की कहीं पेंटिंग नंगी देखी हो। लेकिन हिंदू धर्म की देवी देवताओं की नंगी पेंटिंग बनाने वाले बहुत से मिल जाएंगे, उन्हें गाली देने वाले मिल जाएंगे उस धर्म को। वो इसलिए है हम लोग उदार हैं, हम जिस दिन मतलब तलवार उठा लेंगे उस दिन घर खोद देंगे और माँ, समझ पा रहे हो ना, ये कर देंगे। वो सिर्फ इसलिए कि हम लोग जाग नहीं पा रहे हैं। तो हमारा जो वास्तविकता जो देखा जाएगा ना, मूल मंत्र जो है हिंदू धर्म से ही जुड़ा हुआ है, वही सब कुछ है। बाकी को तो ये जो कॉपी पेस्ट चल रहा है, सब कुछ एक सार जो मिलेगा, सब कुछ सारे तत्व जो है इसी धर्म से जुड़े हुए होंगे, सारे तार जो हैं। बाकी तो जो है अगर वास्तविकता देखनी है तो सत्य सनातन धर्म से ही जुड़ना पड़ता है, ठीक है। आइए समझते हैं। तो मैंने क्या बताया, हिंदू धर्म विश्व के प्रमुख धर्मों में प्राचीनतम माना जाता है। एक ऐसा एकमात्र धर्म है जिसका कोई संस्थापक नहीं था, इसलिए इसे सनातन धर्म कहा जाता है। हिंदू धर्म का मूल जो है, मूल आधार जो है वेदों को माना जाता है, जिसकी रचना जो है आर्यों द्वारा की गई थी। गुप्त काल में विभिन्न देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर पूजा की जाने लगी थी, ठीक है। वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता आदि इस धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। इतनी जानकारी काफ़ी है, इसको डिटेल में मैं आपको पेड क्लास है उसमें देने वाला हूँ। यहाँ पर एक तरह से जो है आप किसी वनडे एग्जाम में जा रहे हैं तो आप क्वेश्चन आंसर आप आसानी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गीता के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आपका हिंदू धर्म का ही एक ग्रंथ है गीता। हिंदू धर्म के ग्रंथ गीता को यूनेस्को द्वारा मानवता के मौखिक और अमूर्त विरासत की श्रेष्ठ कृति के रूप में उद्घोषित किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में बात करते हैं। ये भी अपने हिंदू धर्म से ही निकल कर आया है। सारे ये धर्म जो हैं या तो कॉम्पिटिटर हैं या उससे निकल कर आए हैं, मतलब या तो विरोध करेंगे या फिर उससे ही सीख साख कर बड़े हो गए बच्चे और कहना लगा, जैसे नहीं बच्चा होता है
पालते पोसते माँ बाप ही हैं, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो वो अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है माँ बाप से। वैसे बाप तो हमेशा वही रहेंगे, लेकिन क्या होता है, ये रहता है जैसे नहीं, कभी कभी जैसे बिटिया होती है किसी की, पालते पोसते माँ बाप हैं, और 2 दिन एक लौंडा आता है बीच में, वो 2 दिन में कहने लगता है बाबू हम तुमको बहुत चाहते हैं। अरे कैसे चाहते, कैसी बातें कर रहे हो भाई, माँ बाप से ज़्यादा कैसे चाह लोगे? माँ बाप भी चाहते हैं, आप भी थोड़ा थोड़ा चाहते हो, लेकिन माँ बाप जितना हम कह सकते हैं उनसे ज़्यादा तो नहीं चाह सकते। बस कभी कभी कुछ गलतफहमियाँ हो जाती हैं आपस में, ये नहीं कह सकते। हाँ, आप समय दीजिए, प्यार का जो है परिभाषा उसको आप पूरी करते जाइए, फिर समय के साथ जब हम समय देते हैं तो हम कह सकते हैं हम अब माँ बाप से ज़्यादा चाहते हैं आपको, आपकी जो है परवाह करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, ये कह सकते हैं। माँ बाप से ऊंचे थोड़ी ना हो जाए, बाप हमेशा बाप ही रहेगा, माँ हमेशा बाप माँ ही रहेगी, इस तरह से होता है। तो ये बौद्ध धर्म है, जितने भी धर्म है निकले वहीं से, या तो कॉम्पिटिटर बन के निकले हैं या फिर उसकी जो है तारीफ करते हुए निकले हैं। चलिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक की अगर बात की जाए तो गौतम बुद्ध थे। हीनयान, महायान, वज्रयान इस धर्म के प्रमुख जो है संप्रदाय थे। सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक एवं विनय पिटक इस धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। शून्यवाद, विज्ञानवाद, वैभाषिक एवं सौत्रांतिक बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट देखते हैं जैन धर्म की। ये भी एक कॉम्पिटिटर तो नहीं था, ये इसको सपोर्ट करते हुए सनातन धर्म को आया था। इससे थोड़ा सा अच्छा धर्म है ये, अगर देखा जाए तो जैन धर्म में बहुत सी ऐसी विशेषताएँ देखने को मिल जाएंगी जो अपने आप में एक ये अलग ही विशेषता रखता है, बड़ा प्यारा लगता है। हम बुद्धम शरणम गच्छामि वाली फीलिंग तो नहीं आएगी इससे, प्यारा लगता है, बहुत अच्छे संदेश देता है। चलिए, जैन धर्म के संस्थापक देखा जाए तो ऋषभदेव तथा वास्तविक संस्थापक जो थे महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, जिनमें 23वें पार्श्वनाथ एवं 24वें कौन थे? आपके महावीर स्वामी थे। श्वेतांबर एवं दिगंबर जो थे जैन धर्म से संबंधित प्रमुख संप्रदाय हैं। कलसूत्र, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। यह देखते हैं सिख धर्म के बारे में बात करते हैं। सिख धर्म ये भी अपना हिंदू धर्म से ही निकला हुआ है, ये हिंदू धर्म से ही जुड़ा हुआ रहता है। ये अगर हिंदू धर्म छोटा मतलब बड़ा भाई है तो ये छोटा भाई मान के चलते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो है इसमें भी कोई गद्दार पैदा होने लगे, इस धर्म में भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जो तोड़ने की बात करते हैं, जोड़ने की नहीं। पंजाब में अक्सर आपको आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हुए देखने को मिल जाएंगे। चलिए, आप इनके अंदर एक अगर भाव देखें तो आप इनके जब गाना सुनते हैं तो अंदर से एक फीलिंग आती है कि मतलब एक भाव इस तरह का आता है, वो तो घमंड वाला, मतलब श्रेष्ठ बताने का, जो जट मतलब हर चीज़ में जो है, जैसे एक गाना मैंने सुना था, हर एक गाने में जो है अपने आप की ये बड़ाई करते हुए मिलेंगे और भाषा जो है इनकी श्रेष्ठ मानते हैं, अपने शुद्ध मानते हैं। खालिस जो बोला जाता है, पंथ खालसा जो बोले जाते हैं, खालसा मतलब होता है खालिस मतलब शुद्ध, तो पंजाबी भाषा को ये शुद्ध मानते हैं। अक्सर मूवी में जो है गंदगी फैलाते हुए ये देखने को मिल जाएंगे। एक बार गिप्पी ग्रेवाल की मूवी देख रहा था, वहाँ पर बातचीत में ही गिप्पी ग्रेवाल एक लड़के थप्पड़ मारते हैं, कहते हैं ये पंजाबी मूवी है, यहाँ पर हिंदी शब्द का प्रयोग करना सख्त मना है। ऐसा कभी कभी गंदगी फैलाते हुए देखने को मिल जाएंगे। अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें देख के, कुछ न कुछ सीखने को मिलता है कि इसीलिए हम कहते हैं बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। हम कोई कट्टर और प्रेमी नहीं है, लेकिन एक बात बताते हैं कि चीज़ों को किस तरह से देखना चाहिए। हमेशा जब जिस चीज़ को बुरा बताया जाता है तो वो बुरी नहीं होती है, कुछ इसमें कमियां होती हैं जिसको हम निकाल फेंकेंगे तो बेस्ट हो जाएगा। इसमें बुराई तो कुछ नहीं है, अच्छा लगता है। हम जब भी कभी इनका जो अगर तारीफ का अगर बताया जाए तो इनका जो कभी उसको देख के आइए, उसको कहते हैं गुरुद्वारे। वाह भाई वाह, आप ऐसे मान लीजिए पूरे शहर को खाना खिलाता है वो अकेले। वहाँ पर आप कोई भी चला जाए, ऊंच नीच देखने को नहीं मिलेगा, भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा, कोई फालतू आडंबर नहीं। एक BMW से भी उतर रहा है, एक प्लेटिना से जा रहा है सरदार, सर पे रुमाल बांधा उसने, कपड़े उतारे, मतलब कपड़े क्या मतलब जो पैर में जूते वगैरह उतारे, और एकदम लंगर में पहुंचा, एकदम खाना पीना परोसना जो कुछ भी कर रहा है। अच्छा खासा पैसा देते हैं दान में, कहीं पर भी उनका नाम निशान नहीं मिलेगा। नहीं तो हमारे हिंदू धर्म में या फिर किसी अन्य धर्म में 5 रुपये देते हैं तो लिखते हैं फलाना फलाना सिंह के द्वारा 5 रुपये की बैंड की मैं कह रहा हूँ, 5 रुपये में भी लिखना पड़ रहा है। जमीन पे पत्थर बिछा होगा, उस पर लिखा होगा पापा का नाम, उनकी मम्मी का नाम, खानदान का नाम लिखा होगा। 5 रुपये देने पर यहाँ से जाना कितने रुपए का यार पर डे ये खिला पिला देते हैं, समझ रहे हैं ना, इस तरह की चीज़ें। और वो भी किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं, यानी कोई थूक रहा आखो
ऐसा भी नहीं, बाकायदा खा सकते हैं आप। शुद्धता जो है गारंटी लेते हैं, गर्व महसूस होता है जब किसी आप गुरुद्वारे में लंगर खा के आते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको ये महसूस नहीं हो वो गरीब खाने आया है, मतलब बाकायदा एकदम सरदार होगा, पगड़ी बगड़ी बांध के गर्व महसूस होता है। सरदार अन्य पंजाब छोड़ के अगर अन्य देश में अगर कहीं पर भी कहीं पर भी रह रहा है तो उदार मिलेगा, अच्छा व्यक्ति मिलेगा और भाव जो है अच्छा आता होगा उससे। जहाँ क्षेत्र विशेष हो जाता है ना, जिस जगह वो रहते हैं, जहाँ उनका गढ़ हो जाता है, वहाँ उनके अंदर वो आ जाती है, मतलब भाव आ जाता है कि हम ब्रह्मासी, मतलब हम ही सब कुछ हैं। पंजाब में ले लीजिए या फिर मुसलमान ही ले लीजिए, जहाँ पर उनका गढ़ है तो वो अपने आप में लगता है कि हाँ ऐसे सीना चौड़ा, तो वो लगता है कि हम बाप हैं पूरे देश के। वैसे या फिर किसी अन्य जात, मतलब हिंदू में ही ले लीजिए ना, हिंदुओं में किसी पंडित जी का मतलब एरिया ज़्यादा है, उसमें 50-60 पंडित जी हैं, तो मजाल क्या साला उधर कोई उनके चू कर जाए, या फिर वहाँ पर मतलब पंडित जी में छोड़िए, कहाँ पर अगर जाटव जाति के अगर 50 लोग ले रहे हैं और गलती से पंडित जी का मकान हो गया तो मजाल क्या, पंडित जी जो है सीधा चीना तान के या फिर चौड़ा करके चल पाए, चुप के रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों की संख्या ज़्यादा है। ये हर जगह होता है, इसको आप कभी बदल नहीं सकते, ये गंदगी हमेशा से चलती आई चलती रहेगी, और मुझे लगता है आने वाले समय में ये इसी तरह से, और यही एक कारण बनेगा कि भारत देश के टुकड़े होने ही होने हैं इस तरह की सोच और विचारधारा के कारण। तो जब तक हम भारतीय के नाम पर एक नहीं होंगे तब तक चीज़ें जो हम बदल नहीं सकते। चाहे फिर हम आज भी देखिए यहाँ कितने धर्म ले लीजिए, जितने भी तरह के मार्केटिंग करने वाले धर्म सारे इधर ही आए आते, बात को समझिए ना। जाकिर नायक दुनिया का सबसे बड़ा गद्दार है, वो प्रवचन देता है भाई, वो प्रवचन देता है। ऐसे ऐसे आपको क्रिश्चियन वाले मिशनरी देखने को मिल जाएंगे, 1 किलो दाल और 1 किलो आटा के लिए पूरा धर्म परिवर्तन करा देते हैं। यार मेरा लाइव देखा हुआ है, ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तभी मैं हमेशा कहता हूँ तो बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। काहे, उसका कोई संस्थापक नहीं है। हमारा गुरु वो था जिसका कोई गुरु नहीं था, समझ पा रहे ना, हम उस गुरु के चेले हैं जिसका कोई गुरु नहीं था। तो हम उस धर्म के जो हैं, हम उस धर्म के जो हैं अनुयायी हैं जिसका कोई भी संस्थापक नहीं था। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सिख धर्म के संस्थापक की अगर बात की जाए गुरु नानक थे। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ है। कर्म करना, मिल बांट कर खाना, प्रभु का नाम जपना इसके प्रमुख आधार है। जैसे कि कहा जाता है, बोलो सत श्री अकाल, बोले जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ठीक है, मतलब जो बोले सो निहाल, जो भी अगर बोलता है वो तर जाएगा, यानी कि उसको धन्य हो जाएगा, उसका जीवन का उद्धार हो जाएगा। क्या बोलेगा? सत श्री अकाल। चलिए, इस धर्म के अनुसार छुआछूत, रूढ़िवादियाँ और ऊंच नीच सब एक आडंबर मात्र है। चलिए, अब एक चीज़ खुद देखो ना, भारत देश में हिंदू धर्म है था, उसी से ये निकल के आए, तो कहाँ से आए भाई? वास्तविक जो है जितने भी मुस्लिम हैं अगर देखा जाए तो लोगों ने गद्दार कहने की कोशिश करते हैं, उन्होंने जो है तलवार की नोक पर जो है, वास्तविकता तो यही है ना कि जो मुस्लिम बन चुके हैं वही तो सच्चा देशभक्त है। सच्चा देशभक्त तो वही है ना, समझ पा रहा ना। अब वो गद्दारी नहीं कर सकता, वो अपनों के लिए नहीं करेगा। हिंदुओं को मार सकता है, मुसलमानों के लिए नहीं करता है। क्योंकि जब भी कभी आतंकवादी गतिविधियाँ देखें तो उसका उसमें नाम मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम जो है सपोर्ट करता है, लेकिन चीज़ें तो वही शामिल होता है ना। तो यही चीज़ है कि ये भी जो है कॉम्पिटिटर बन के आया था, ना कि जो उसको सपोर्ट करने के लिए, मतलब कत्लेआम किया, मंदिरों को गिराया, ये सारी चीज़ें। अब ये नहीं कह रहे हैं कि मैं क्या फैला रहा हूँ, मैं नफरत, ये भाव है हमारा जो हम बोल सकने का हमें अधिकार दिया गया है कि अपनी बात रख सकते हैं, कि जो भी बोला जाए तो ये आपस में भी लड़ें, हिंदू मुसलमान भी लड़ें, शिया सुन्नी भी लड़ें। ठीक है, ये बहुत सी चीज़ें हैं, लड़ने का अलग ही अलग तरीका, मज़ा आता है, इनका अलग ही लेवल है। चलिए, इस्लाम धर्म के बारे में बात करते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इनकी स्थापना 7वीं शताब्दी में हुई थी। शिया एवं सुन्नी इनके प्रमुख संप्रदाय हैं। कुरान शरीफ इनका पवित्र धर्म ग्रंथ है। भारत में इस्लाम का आगमन की अगर बात की जाए तो 8वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों के साथ हुआ था। शरीयत धार्मिक विधि शास्त्र के 4 प्रमुख स्रोत हैं, कुरान, हदीस, इज्म और कियास। इन चारों को मिलाकर क्या है आपका शरीयत का कानून बनता है, जिसके 4 क्या हैं, कुरान से लिए गए हैं, कुछ हदीस से, कुछ इज्म से और कियास से। ठीक है, चल आइए ईसाई धर्म के बारे में बात करते हैं, क्रिश्चियन के बारे में। इस धर्म के संस्थापक की अगर बात की जाए तो ईसा मसीह थे। इस धर्म की स्थापना जो है प्रथम सदी में हुई थी। रोमन कैथोलिक एवं
प्रोटेस्टेंट्स इसके प्रमुख संप्रदाय हैं। बाइबल इसका प्रमुख ग्रंथ है जिसके 2 भाग हैं, ओल्ड टेस्टामेंट एवं न्यू टेस्टामेंट, इसके जो है 2 भाग हैं किसके आपके, ठीक है। भारत में ईसाई धर्म का आगमन जो है प्रथम शताब्दी में हुआ था, और मैं आपको बता भी चुका हूँ कि ये कॉम्पिटिटर के रूप में आता है हमेशा से ही। और अगर आप अमेरिका में चले जाएं फिर मतलब आप अमेरिका या फिर इधर चले जाएं ब्रिटेन, मतलब पश्चिमी देशों की तरफ चले जाएं जहाँ पर इसका हुआ था, तो इसके इतने संप्रदाय मिलेंगे भाई क्या बताइए, आपस में ये भी लड़ते रहते हैं, बहुत स्थिति खराब है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। इस तरह से यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो है यहाँ पर देखने को मिले, गॉड जीसस, ठीक है, गॉड जीसस, ठीक है, ठीक है, इस तरह से गॉड जीसस, ठीक है। चलिए, तो इस धर्म के संस्थापक मैंने क्या बताया, ईसा मसीह थे। भारत में ईसाई धर्म का आगमन कब हुआ, प्रथम शताब्दी में हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, अन्य धर्म थोड़े से देख लेते हैं। यहूदी धर्म की पवित्र पुस्तक है तोरा, तालमुड, इलाका, अगाड़ा और तनाड़ा आदि हैं। यहूदियों के प्रार्थना स्थल को क्या कहते हैं, सिनेगॉग कहा जाता है। और रबी यहूदियों के पुरोहित को कहा जाता है, किसको, रबी जो है यहूदियों के पुरोहित को कहा जाता है, ठीक है। लगभग 2000 वर्ष पहले, ये पहले या पूर्व, यहूदी शरणार्थी भारत के पश्चिमी घाट पर आकर बसे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी में ही। पारसी धर्म के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र थे। इसका उदय अगर बात करें पारसी धर्म की ईरान में हुआ था। जैंड अवेस्ता पारसी धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है। भारत में पारसी लोग 7वीं शताब्दी में गुजरात तट पर स्थित नवसारी में आकर बसे थे। पारसियों के दैनिक जीवन के अनुष्ठानों व कर्म कांडों में अग्नि का प्रमुख स्थान है। बहावी धर्म की अगर बात की जाए तो बहावी धर्म के संस्थापक बहाउल्लाह या कहीं मिर्जा हुसैन अली नूरी थे। 19वीं शताब्दी में यह धर्म विश्व के विभिन्न भागों में फैला हुआ है, ठीक है। बहाउल्लाह 1868 में, यह शिलालेख उनके फारसी नाम से सूचित करता है, मिर्जा हुसैन अली नूरी, ठीक। यहाँ पर पारसियों के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख लीजिए, जरथुस्त्र या जराथुस्त्र, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्थापत्य एवं वास्तुकला, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। ये आपका एक डेमो क्लास थी। अगर पेड देखना चाहते हैं तो आपको नीचे एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। PDF जो है ना के बराबर होगी, उसमें जो है बाकी के वीडियो का जो है लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं और आप आनंद ले सकते हैं। और लगभग ये जो है करीब 15 घंटे का वीडियो है टोटल, या 10 से 15 घंटे का आपको टोटल वीडियो मिलेगा। और काफ़ी आपके जो है क्वेश्चंस वगैरह इससे सॉल्व हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और सपोर्ट वगैरह बनाए रखिए। इस वीडियो में लोग इतना ही रखते हैं, और अगर खरीदना चाहते हैं तो नीचे लिंक मिल जाएगा, आप खरीद लीजिए, थोड़ा सपोर्ट कर देंगे, आपको कुछ नहीं जाता है। तो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।